मान लो ये हमारा एक पीस ऑफ पेपर ये इस तरीके से घुमाते हुए फेंक दिया तो एरिया का इस बार डायरेक्शन उस तरफ है, फोर्स इस तरफ लग जाएगा। तो हमारी नाव भी बना देते हैं जो सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण आगे चलती है। जब हम प्लेन वगैरह डिजाइन करते हैं तो हम नीचे से फूंक मारने पे भी उतना ही ऊपर आता है। मान लो हमारे पास एक पाइप है। अब जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन क्या ये समुद्र के अंदर जमीन तक जाता है? और जैसे हम इसको हाफ क्लोज करते हैं तो ज्यादा फड़फड़ाएगा। पास्कल ने ऐसी क्या खिचड़ी पकाई कि टॉरिसेली ये बन गई हमारी यूट्यूब। पहले तो ये डायग्राम गलत बने हुए हैं, छेद कर दोगे ऐसे तो हमारे यहाँ से ब्लड निकलने लगेगा बाहर। अब मान लो हमें फॉर्मूला नहीं पता, वाटर लेवल सेम होता है, टेढ़ा 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 टेढ़ा। इस एक सिंगल वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, लेकिन कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपका दिमाग घुमा सकते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जरूर देखना। किसी भी क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प्स का यूज कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है और फर्स्ट कमेंट में उसे मैंने पिन भी किया हुआ है। मेरा नाम है विक्रांत किरा, मैंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखना। टेढ़ा 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 टेढ़ा। क्रैशअप के सभी एजुकेशनल वीडियोस हमेशा यूट्यूब पर फ्री रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर वीडियो लाइक नहीं होता है तो यूट्यूब की गहराइयों में कहीं डूब जाता है। हमें चाहिए प्लीज वीडियो सब तक पहुंचे, सबका भला हो जाए। और अगर आप चाहते हो क्रैशअप को सपोर्ट करना तो प्लीज ज्वाइन का बटन दबाओ, ज्वाइन करो चैनल को। इससे आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करोगे, इससे मुझे और बेहतर कॉन्टेंट बनाने में मदद मिलेगी। और साथ में काफी सारी पर्क्स भी हैं, जैसे बिहाइंड द सीन क्या मस्ती चलती है। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करो। और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन व्हाई द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट द फीट देन एट ब्रेन। तो हमारा यहाँ पर ये ब्रेन है, यहाँ पर हमारे फीट है। फीट पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारा जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है उसे एक फ्लूइड कॉलम की तरह समझा जा सकता है। देखो इस तरीके से मान लो यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लूइड कनेक्टेड होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर कुछ भी प्रेशर है, यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रेशर में एक्स्ट्रा रो जी एच ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। इसीलिए हमेशा हमारे पैरों में ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। Atmospheric pressure at a height of about 6 km decreases to nearly half of its value at the sea level, though the height of the atmosphere is more than 100 km. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे अर्थ के सी लेवल पे जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या आप बोल सकते हो अभी हमारे ऊपर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू होती है मान लो 101 किलो पास्कल। हमारा एटमॉस्फेयर ऊपर जाता है 100 किलोमीटर से भी ज्यादा, 100+ किलोमीटर तक। हमें देखकर कैसा लगता है? यहाँ पर अगर मान लो प्रेशर 0 है, यहाँ पर 101 किलो पास्कल था, तो बीच में कहीं यहाँ पर 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारा प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए थी? 50 किलो पास्कल। लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे लीनियर वेरिएशन नहीं होता। लीनियर वेरिएशन यानी रो जी एच की तरह जो लीनियरली हाइट के साथ प्रेशर कम या ज्यादा होता है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की ना ही डेंसिटी कांस्टेंट होती है और ना ही ये ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ग्रेविटी की वैल्यू को आप फिर भी लगभग कांस्टेंट मान सकते हो, क्योंकि 100 किलोमीटर और हमारे अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो इसको फिर भी जी की वैल्यू हम लगभग कांस्टेंट मान भी, लेकिन डेंसिटी बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होती है, काफी ज्यादा डेंसिटी बदलती है। इसीलिए हमारा प्रेशर काफी ज्यादा यहीं पे ड्रॉप हो जाता है, अर्थ के पास ही। 6 किलोमीटर ऊपर जाने पे हमारा प्रेशर हो जाता है 50 किलो पास्कल, और उसके बाद हम और 100 किलोमीटर जाएंगे तब जाकर के हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है 0 पास्कल तक। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये चीज हमने थ्योरी वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करी थी। हमें बताया जाता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो, वेक्टर नोटेशन में हम लिखेंगे तो फोर्स भी एक वेक्टर होता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। एरिया भी एक वेक्टर होता है, एरिया का भी डायरेक्शन होता है। और दो वेक्टर्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं? तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका एक्चुअली गलत हो जाएगा। देखो, इसी को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स एरिया वेक्टर।
तो अगर हमारे पास कोई एरिया है तो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, इस एरिया के परपेंडिकुलर यानी सामने की तरफ। यहां पर अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो इस पे जिस डायरेक्शन में एरिया है उस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। अगर इस तरीके से यहां पर प्रेशर हाई है तो एरिया का इस बार डायरेक्शन उस तरफ है, फोर्स इस तरफ लग जाएगा। तो हमारी करेक्ट इक्वेशन ये है। इसीलिए प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और अगर हमें इस तरीके से प्रेशर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें इनका मैग्नीट्यूड यहां पर लेना होगा, और फिर हमारी डेफिनेशन बन जाती है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का भी मैग्नीट्यूड। यहां पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। Explain why the angle of contact of mercury with glass is obtuse while that of water with glass is acute। ये भी हमने थ्योरी वीडियो में बहुत डिटेल में कवर किया था। हमारे पास मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्सेस काफी ज्यादा होते हैं एडहेसिव फोर्सेस से। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो मर्करी और मर्करी के बीच में फोर्स लगता है वो काफी ज्यादा होता है, और मर्करी और कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो काफी कम होता है। तो मर्करी चाहता है कि हमेशा वो अपने मर्करी की तरफ ही देखो खिंचता हुआ चला आता है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर इस तरह का मेनिस्कस बन जाता है। अब यहाँ पर एंगल जो डिफाइन होता है वो ये वाला एंगल डिफाइन होता है सरफेस के साथ। तो हमें ये जो थीटा मिलता है, थीटा की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री प्लस। देखो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। वाटर और ग्लास के केस में हमारे एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होते हैं, यानी कि वाटर और ग्लास के बीच में जो भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो वाटर और वाटर के बीच वाले अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा होगा। इसीलिए वाटर चाहेगा कि वो ग्लास के साथ चिपक जाए, मतलब इस तरीके से ग्लास के पास आने की कोशिश करेगा, और हमारे पास इस तरीके से मेनिस्कस आता है। यहां पर हमारे पास जो एंगल है वो ये हो जाता है थीटा, जो कि 90 डिग्री से कम है, और ये एक्यूट एंगल है। ये हमने थ्योरी वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। Water on a clean glass surface tends to spread out while mercury on the same surface tends to form drops। तो ये स्प्रेड आउट का मतलब क्या होगा, देखो यही सेम चीज है। अगर इसको मैं घुमा करके ऐसे रख दूं तो हमें सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। मान लो यहाँ पर इस तरीके से हमारी ये ग्लास की लेयर है, तो मर्करी ने यहाँ पे देखो फिर से एक ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया है। ये थीटा देखो हमारा ऑब्ट्यूज है, जो यहाँ पर ये थीटा हमारा ऑब्ट्यूज था। एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है यहाँ पर भी। हमारे एडहेसिव फोर्सेस काफी कम रह गए, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, इसलिए मर्करी अपने आप में ही सिमट के रहना चाहता है। वो दूसरी चीजों से चिपकना नहीं चाहता है, तो उसे वेट नहीं करता है। वाटर के केस में देखो उल्टा होता है, हमारे पास हमेशा इस तरीके से एक्यूट एंगल आता है। तो अगर मान लो ये हमारी कोई सरफेस है, यहाँ पर हमने एक ड्रॉप ऑफ वाटर रखी तो वाटर इस तरीके से फैल जाता है, और हमें देखो यहाँ पर थीटा मिलता है एक्यूट एंगल। इस तरीके से एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस के कारण हमें अलग अलग तरह की ड्रॉप्स, या हम बोल सकते हैं कि वाटर ग्लास को वेट करता है, मर्करी वेट नहीं करता है, चीजों को गीला नहीं करता, उसको फैल नहीं जाता उसके ऊपर जाके। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। तो अगर हमारे पास एक ये रॉड है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है, और ये फोर्स इस लेंथ पे डिपेंड करता है, ये लेंथ L कितनी है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फोर्स इज इक्वल टू, देखो ऊपर वाली सरफेस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू SL, नीचे वाली सरफेस पे भी लगेगा F इज इक्वल टू SL, और दोनों का टोटल फोर्स इस तरफ आ जाता है F इज इक्वल टू 2 टाइम्स S टाइम्स L। अब ये एरिया कितना है, इतनी बड़ी बना दो आप, ये जो हमारी क्या है ये। अब हम इस अपैरेटस को इतना बड़ा बनाएं, या फिर इसको और बड़ा बना दें, या फिर इसको छोटा सा इतना अपैरेटस कर दें, तो इस एरिया से फर्क नहीं पड़ता कितना सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, सिर्फ इस लेंथ से फर्क पड़ता है। इस लेंथ को चेंज किए बिना आप इसको एरिया को कुछ भी रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ लेंथ के कारण इस तरह फोर्स मिलने वाला है, F इज इक्वल टू 2 टाइम्स SL। वाटर विद डिटर्जेंट डिसॉल्व्ड इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट। वाटर विद डिटर्जेंट, डिटर्जेंट करता क्या है, डिटर्जेंट होता क्या है। डिटर्जेंट इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो तरह के एंड होते हैं। एक होता है देखो जो अट्रैक्ट करता है वाटर को, दूसरा होता है इनर्ट या वैक्सी एंड जो कि ऑयल को अट्रैक्ट करता है। तो डिटर्जेंट इफेक्टिवली सरफेस टेंशन को तोड़ देता है, कम कर देता है, काफी ज्यादा सरफेस टेंशन की वैल्यू कम कर देता है। और मान लो यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आ गया हमारा डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल, तो अगर ये वैक्सी एंड है तो वैक्सी एंड इससे चिपक जाएगा, वाटर वाला एंड इधर चिपक जाएगा, और ये पानी को और ज्यादा इस तरीके से स्ट्रेच कर लेगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। तो अगर ये इस तरफ और स्ट्रेच होगा तो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट और ज्यादा कम हो जाएगा, थीटा की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी। अगर पहले थीटा इतना था, फिर हम इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट घोल देंगे तो हमारा सरफेस टेंशन की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि थीटा की वैल्यू और कम हो जाएगी।
और हमने थ्योरी वीडियो में देखा भी था कि कैसे डिटर्जेंट वाटर का यूज करके हम एक नाव भी बना देते हैं जो सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण आगे चलती है। अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। ये भी हमने थ्योरी वीडियो में काफी डिटेल में समझा था। हमारे पास मान लो एक क्यूब के शेप में कोई ड्रॉप है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिकल्स है ना, ये सरफेस वाला पार्टिकल है, इसके ऊपर इधर कुछ फोर्स लगेगा, इधर कुछ फोर्स लगेगा, इधर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स इस तरफ हो जाते हैं और ये इस तरफ मूव करना चाहता है और ये इस तरफ मूव करेगा तो देखो ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी भी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, इसके ऊपर भी इधर फोर्स लग रहे हैं, इधर फोर्स लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी सरफेस फोर्सेस के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर हमारी सरफेस फोर्सेस के परपेंडिकुलर नहीं थी। और फ्लूइड्स में तो ये प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा जो भी नेट अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसके परपेंडिकुलर फ्लूइड की सरफेस आ जाती है। जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स है, सरफेस परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो अभी सरफेस अपने आप को रीअरेंज करेगी, हमारे पास एक क्यूब से अब एक स्फेरिकल सरफेस बन जाएगी और अब हमारे पास देखो सभी जगह पे फोर्सेस के परपेंडिकुलर सरफेस है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। इसीलिए लिक्विड हमेशा स्फेरिकल ड्रॉप बनाते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं, इसी को कहने का एक और तरीका होता है कि लिक्विड हमेशा अपना सरफेस एरिया कम करना चाहते हैं। Fill in the blanks. Surface tension of liquids generally decreases with temperature. हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती जाती है और जैसे जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचते आते हैं सरफेस टेंशन तो गायब हो जाती है, फिर सरफेस टेंशन बचती ही नहीं। Viscosity of gases increases with temperature, whereas viscosity of liquids decreases with temperature. तो ये भी याद रखना पड़ेगा हमें, ऐसा सब्सटेंस ऐसे बिहेव करता है, क्यों करता है उसके रीज़न हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि हमारे जो ऑयल्स होते हैं, इंजन ऑयल्स, वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब इंजन चल रहा होता है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पर उसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है। यानी लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो गैसेज में उसका उल्टा हो जाता है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। Viscosity of gases increases with temperature and viscosity of liquids decreases with temperature. For solids, the elastic modulus of rigidity, the shearing force is proportional to shear strain, while for fluids it is proportional to rate of shear strain. ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो सॉलिड होते हैं उसमें अगर हम इस तरीके से shear force लगाते हैं तो वो एक फिक्स एंगल पे आकर के इस तरीके से थोड़ा डिफॉर्म होकर के सॉलिड रुक जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है इस तरफ, स्ट्रेन जो है वो फिक्स वैल्यू होती है, जबकि फ्लूइड्स में ऐसा नहीं होता है। फ्लूइड्स पे आप शीयरिंग फोर्स लगाते हैं तो फ्लूइड इस तरफ बहने लग जाता है। यहाँ पर ये देखो इस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन समय के साथ बढ़ता ही जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर x/L की जगह v/L इस तरीके से स्ट्रेन रेट डिफाइन करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर स्ट्रेन रेट और यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेन आ जाएगा, STRAIN. For a fluid in a steady flow, the increase in flow speed at a constriction follows conservation of mass और Bernoulli's principle. हमने जो भी पढ़ा था उसमें हर जगह ये दोनों चीजें फॉलो हो रही थी। हमेशा Bernoulli's principle भी वैलिड था, हमेशा conservation of mass भी वैलिड था। अच्छा, conservation of mass अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मास अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। इसीलिए हमारी ये जो इक्वेशन थी A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये दरअसल कंजर्वेशन ऑफ मास ही है। और जब भी एरिया की वैल्यू कम हो जाती है जैसे किसी कॉन्स्ट्रिक्शन पे, तो हमारे V2 की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी ये इसका आंसर आ जाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। बर्नौलीज प्रिंसिपल का यहाँ पर यूज नहीं है। अगर हमें ये देखना है कि वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर कितना कम या ज्यादा हुआ, वहां पर बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज होता है। For the model of a plane in a wind tunnel, turbulence occur at greater or smaller speed for turbulence for an actual plane. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? जब हम प्लेन वगैरह डिजाइन करते हैं तो हम इतना बड़ा प्लेन बना करके उसे फ्लाई करा के नहीं देखते, हम लैब में उसके एक बहुत छोटी रेप्लिका, छोटा सा मॉडल बना करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब उसके साथ एक्सपेरिमेंट होंगे तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज रियल लाइफ में होती थी, लेकिन उसका एक छोटा वर्जन हमने यहाँ पर बनाया। अब यहाँ पर फ्लो एक तरह का ही है, देखो हवा बह रही है, बीच में एक विंग है, नीचे भी हवा बह रही है, बीच में एक विंग है। लेकिन अगर हमें इनकी कैलकुलेशंस कंपेयर करनी है तो इन दोनों ही फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर सेम होना चाहिए, तभी हम इन दोनों फ्लो को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी डी बाय ईटा। यहां पर ईटा विस्कोसिटी ऑफ एयर, वो दोनों फ्लो में कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ एयर दोनों में कांस्टेंट होगी। अब डी होता है डायमेंशन, इस केस में डी की वैल्यू मान लो ये है, तो यहां पर हमने डी की वैल्यू कम करी है।
डी की वैल्यू कम करी है तो वी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर रेनॉल्ड्स नंबर बराबर होगा। मान लो यहाँ पर डी की वैल्यू थी 10 और हमारा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आ रही थी 1000 के बाद हमारा फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। इस केस में हमने डी की वैल्यू कर दी है सिर्फ 1, तो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर कितना हो जाता है, सिर्फ 100 रह जाएगा, क्योंकि देखो वी के लीनियरली ये प्रोपोर्शनल था। लेकिन टर्बुलेंस आती है जब हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 1000 हो जाए, क्योंकि फ्लो सिमिलर है तो टर्बुलेंस सिमिलर रेनॉल्ड्स नंबर पे आएगी। अब हमें रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 1000 करनी है, डी की वैल्यू हमने कम किया, तो हमें वेलोसिटी को 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के टर्बुलेंस आएगी। यानी हमारी लैब में 10 गुना ज्यादा वेलोसिटी के बाद हमें टर्बुलेंस देखने को मिलेगी। तो हमारा आंसर आ जाता है फॉर द मॉडल ऑफ ए प्लेन इन अ विंड टनल, यानी कि हमारी लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टर्बुलेंस अकर्स एट अ ग्रेटर स्पीड फॉर टर्बुलेंस फॉर एन एक्चुअल प्लेन। तो हमारा आंसर ग्रेटर आ जाएगा। To keep a piece of paper horizontal, you should blow over, not under it। इसका क्या मतलब है? मान लो ये हमारा एक पीस ऑफ पेपर ये इस तरीके से नीचे लटका हुआ है, हमें इसे हॉरिजॉन्टल करना है, मतलब इसको ऐसे करना है। तो वो कैसे होगा? ये बोल रहे हैं कि हमें इसके ऊपर फूंक मारनी चाहिए, नीचे फूंक मारने की बजाय। देखो ऐसे देख के लगता है मैं नीचे फूंक मारूंगा तो ये ऊपर आएगा, और एक्चुअली आता भी है। देखो थोड़ा तो ऊपर आता ही है, लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ से फूंक मारेंगे तो कुछ और इफेक्ट होता है, मतलब उसमें भी ऊपर आ जाता है। और नीचे से फूंक मारते हैं तो देखो हम देखते हैं कि अगर पेपर के नीचे से फूंक मारते हैं तो भी पेपर थोड़ा सीधा हो जाता है, और अगर हम ऊपर से फूंक मारते हैं तो ऐसा लगता है कि सीधा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पेपर सीधा हो जाता है। यहाँ पर अगर हम इस पेपर के नीचे से फूंक मारते हैं तो यहाँ से हवा जाएगी, टकराएगी और इसको पेपर को सीधा कर देगी। तो नीचे से फूंक मारने से तो पेपर हॉरिजॉन्टल होता ही है, लेकिन अगर हम ऊपर से फूंक मारते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि पेपर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। यहां पर काम आता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखो इस पेपर के ऊपर की तरफ अगर हमने फूंक मारी है तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे ही वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से, और फिर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, ये हमारे पास एक एरिया है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग जाता है और पेपर थोड़ा सीधा हो जाता है। तो फूंक ऊपर से मारो या नीचे से मारो, पेपर को थोड़ा तो सीधा होना ही है। एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल तो हम वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं इसे। अगर हम ऊपर से फूंक मारते तो हम बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस का यूज कर रहे हैं, जबकि हम नीचे से फूंक मारते हैं तो हम कोलिजन वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। यहां से हम फूंक मारते हैं तो काफी सारा मास फ्लो रेट है, तो वो इस पेपर से जाकर टकराता है और फिर इधर की तरफ मुड़ जाता है। कोलिजन के कारण थोड़ा मोमेंटम ट्रांसफर होता है, पेपर थोड़ा सीधा होता है। अभी ध्यान देना, यहां पर वेलोसिटी नीचे ज्यादा है तो यहां पर लो प्रेशर एरिया होगा, तो इस पे वापस नीचे की तरफ फोर्स आएगा। तो कभी ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम परफेक्टली तो हवा मार नहीं सकते। कभी ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा होगा, कभी नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा होगा, तो ज्यादा फड़फड़ाएगा, टर्बुलेंस ज्यादा होगी वहां पे। देखो ठीक से ये काम नहीं कर रहा है, मे बी नीचे वाले फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं, और अगर हम ऊपर से फूंक मारते हैं तो ज्यादा आसानी से इसको हम ऊपर उठा पाते हैं। देखो नीचे से फूंक मारने पे भी उतना ही ऊपर आता है। तो दोनों ही केस में दो अलग अलग इफेक्ट काम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। When we try to close a water tap with our fingers, fast jets of water gush to the openings between our fingers। यहां पर हो क्या रहा है? मान लो हमारे पास एक पाइप है, अब हमारे पास टैप नियर पाइप है, तो अगर इसे हम टंकी में कनेक्ट कर देंगे कहीं ऊपर से पाइप में, और फिर इसमें से कुछ वाटर की फ्लो रेट होगी, और जैसे ही हम इसको हाफ क्लोज करते हैं तो ये बची हुई एरिया में से ज्यादा तेजी से पानी निकलता है। इस पे यहाँ पे हमारा कौन सी इक्वेशन काम हो रही है? हमारी इक्वेशन काम हो रही है V1A1 इज इक्वल टू V2A2। अगर हमारा एक पाइप इस तरीके से है, पाइप में यहां से कुछ वेलोसिटी V1 आ रही है, अगर हम यहाँ पर एरिया कम कर देंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ जाती है और इसीलिए तेज पानी वहां से निकलता हुआ दिखता है। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इस पे बेस्ड। मान लो हमारी ये टंकी है,
टंकी में से नीचे पाइप आ रहा है, यहाँ पे हमने एक छोटा इस तरीके का फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। तो पानी की इस डायरेक्शन में निकलने की वेलोसिटी कितनी हो गई? वो वेलोसिटी हो जाती है v फ्लक्स, और v फ्लक्स की वैल्यू होती है √2gh। h यहाँ पर हम ये वाली हाइट लेंगे। तो अब मैं उस ओपनिंग को कम ज्यादा कर रहा हूं तो v फ्लक्स की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर v फ्लक्स की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है? जैसे ही हम उसको कम करते एरिया, तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी बढ़ कैसे जा रही है? v फ्लक्स जिस वक्त हमने डेराइव किया था उस वक्त हमने एक अजम्पशन मानी थी। वो अजम्पशन क्या थी कि a2 इज वेरी वेरी लेस देन a1। तो यहाँ पर जो a2 है उसकी वैल्यू बहुत ही कम हमने अज्यूम करी थी। ये एरिया देखने में कम लगता है लेकिन एक्चुअली ये काफी ज्यादा है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसको आप 1/10 कवर कर दो, तब जो हमारा पानी की वेलोसिटी निकलेगी जो थोड़ा बढ़ी हुई स्पीड होगी लगभग वो इस v फ्लक्स के बराबर होती है। जैसे ही हम इसको हाथ को यहाँ से हटा देंगे तो हमारी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वो v फ्लक्स से काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम टैप को हाफ क्लोज करते हैं हमारी वेलोसिटी बढ़ जाती है कंटिन्यूटी इक्वेशन के कारण। इफ्लक्स वेलोसिटी के हिसाब से यहां से निकलने वाली वेलोसिटी इस एरिया पे डिपेंड नहीं करती है अगर हमारा a2 बहुत ज्यादा छोटा है a1 से। यहां पर हमारा अभी जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें a2 की वैल्यू बहुत छोटी नहीं है a1 से। अगर हम इसको कवर करते 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 एरिया इतना कम कर दे कि पानी की मैक्सिमम वेलोसिटी निकल रही है, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी इस v फ्लक्स के बराबर होगी जहां पर a2 की वैल्यू हमने बहुत ही कम कर दी है। The size of the needle of a syringe controls flow rate better than the thumb pressure exerted by a doctor while administering an injection. अब जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसमें फ्लूइड भरा होता है और यहाँ से प्रेशर लगाते हैं, एक्चुअली फोर्स लगाते हैं, उसके कारण कुछ प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ से फ्लूइड निकलता है। अब डॉक्टर ज्यादा प्रेशर लगा देगा तो फ्लूइड ज्यादा तेजी से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि डॉक्टर के हाथ में जो थोड़ा कंट्रोल है कि स्पीड कम रखनी है या ज्यादा रखनी है, उसके मुकाबले हमारी ये सिरिंज की जो नीडल है इसका डिजाइन ज्यादा कंट्रोल करता है हमारी वेलोसिटी को। कैसे? चलो उसे देख लेते हैं। यहां से जो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, पॉजीज इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है कि फ्लो रेट इज इक्वल टू πr⁴ डेल्टा p अपॉन 8 ईटा l। यहां पर l इस नीडल की लेंथ है और r इस नीडल का अंदर वाला रेडियस है, तो वो बहुत ही कम है। और ये डेल्टा p वो प्रेशर है जो डॉक्टर यहां से फोर्स लगा करके अप्लाई करता है। अगर हम इस वॉल्यूम फ्लो रेट की बात करें तो इसमें r⁴ जो कि हमारी नीडल डिसाइड करती है, साथ में ये मल्टीप्लाइड है 1/l से, तो ये भी नीडल का ही एक फैक्टर है। फिर मल्टीप्लाइड है ये डेल्टा p से। तो अगर डॉक्टर के पास एक फैक्टर मैं बोलूंगा तो नीडल के पास 4 and 1 टोटल 5 फैक्टर्स है। यानी हम कह सकते हैं कि नीडल 5x ज्यादा कंट्रोल करती है। 5x ज्यादा कंट्रोल है, मतलब आप इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगा लो फिर भी लिमिटिंग वैल्यूज तो हमारी नीडल डिसाइड करेगी कितना ज्यादा मैक्सिमम आप इसको पुश कर सकते हो, कितनी मैक्सिमम वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो। A fluid flowing out of a small hole in a vessel results in a backward thrust on the vessel। तो हमारे पास एक ये वेसल है, उसमें नीचे पहिए लगे हुए और यहाँ पर एक छेद है, तो यहाँ से पानी इस तरफ बाहर बहने लगेगा। इसकी जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो होती है v फ्लक्स। और अगर इस तरफ पानी गिर रहा है यानी पानी का कुछ मास भी है तो यहाँ से मोमेंटम कुछ इस तरफ बाहर जा रहा है। अगर सिस्टम का हम मोमेंटम देखें तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 थे, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ से थोड़ा सा मास इधर जा रहा है तो इस पर भी इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा होगा। इस फोर्स की कैलकुलेशन भी हमने थ्योरी में डिटेल में कवर करी थी और फोर्स की वैल्यू आ जाती है 2ρgAh। यहाँ पर a इस होल का एरिया है, h ये वाली हाइट हो जाती है और ρg तो जो यूजुअल मीनिंग है डेंसिटी एंड ग्रेविटी। A spinning cricket ball in air does not follow a parabolic trajectory। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम बॉल को सीधे इस तरीके से फेंकते हैं तो बॉल जाएगी, पैराबोलिक मोशन करेगी और यहाँ पे टिप्पा खा के फिर दूसरा पैराबोलिक मोशन शुरू कर देगी। लेकिन अगर हम बॉल को घुमाते हुए फेंक देते हैं, मान लो इस बॉल को इस तरीके से घुमाते हुए फेंक दिया, तब क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास इस डायरेक्शन में मान लो थोड़ी रफ सरफेस है, इस डायरेक्शन में शाइनी सरफेस है, तो यहाँ पर ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगी और इस तरफ लो प्रेशर हो जाएगा और फिर बॉल इस तरफ हवा में ही प्रोजेक्टाइल मोशन करने की बजाय कुछ ऐसा मुड़ते हुए चली जाएगी। इसे बोलते हैं स्विंग। और जो बैटिंग कर रहा होता है वो देखता है अच्छा ये तो ऐसे आनी चाहिए थी लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, तो वो घबरा जाता है या मे बी उसका शॉट मिस हो जाता है, वो आउट हो जाता है। तो यही स्ट्रैटेजी होती है, बॉल इस तरीके से जाए कि सामने वाला प्रेडिक्ट ना कर पाए। क्रिकेट में बॉलर्स का यही काम होता है।
अगर हम इसको इस तरीके से घुमाते हुए फेंकते हैं, इस ऐसे कुछ उल्टा, तो यहाँ पर मैग्नस इफेक्ट काम करता है। मैग्नस इफेक्ट में देखो, अगर इसको इस तरीके से घुमाते हुए फेंका है तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और इधर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स थोड़ा ज्यादा ऊपर की तरफ लग जाएगा। उस केस में अगर बॉल को इस तरीके से नीचे आना था तो अब वो इसकी जगह थोड़ा ज्यादा आगे जाकर के इस तरफ गिर सकती है। यहां पर भी इसका पाथ एग्जैक्टली पैराबोला नहीं होगा, तो आप इसको इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हो और इसको लेफ्ट राइट डेविएट भी कर सकते हो। जिस तरीके से आप इसको घुमा के फेंकोगे, देख लो आपको कैसी बॉलिंग करनी है। A 50 किलोग्राम गर्ल wearing high heel shoes balances on a single heel। तो ये देखो, ये बैले डांस होता है, इसमें आप हील पे, ये एक्चुअली हील नहीं है, ये तो टो है, पर ऐसे ही कुछ समझ लो, ऐसा ही होगा। द हील इज सर्कुलर विद अ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। ऐसा भी रियल लाइफ में कम ही होता है, पर ठीक है, क्वेश्चन है, मान लेते हैं। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। प्रेशर, यहाँ पर फ्लूइड नहीं है तो हमें प्रेशर नहीं बोलना चाहिए, हमें स्ट्रेस बोलना चाहिए, पर ठीक है, स्ट्रेस और प्रेशर मिलते जुलते वर्ड्स हैं, मान लो इसे प्रेशर बोल देते हैं। प्रेशर की वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस गर्ल का फोर्स कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो फोर्स की वैल्यू हो जाती है mg डिवाइडेड बाई एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। मास की वैल्यू है 50 किलोग्राम, 50 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। अब हमारे पास डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा रेडियस हो जाता है 0.5 सेंटीमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर, 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 6.24 इंटू 10⁻⁶ पास्कल। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, यहाँ पर हमें देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स भी यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर वैसे एक है, लेकिन मान लो 2 बोले गए थे, यहाँ पर भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना होगा। एक्चुअली हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और आंसर आ जाता है 6.2 इंटू 10⁻⁶ पास्कल, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसे 6.2 मेगा पास्कल। ये आंसर है। पास्कल ने ऐसी क्या खिचड़ी पकाई कि टॉरिसेली पास्कल से है खफा और पास्कल बोलता है आओ टॉरिसेली हैव सम वाइन ब्रो। पास्कल ने ऐसी क्या खिचड़ी पकाई कि Torricelli's barometer used mercury. Pascal duplicated it using French wine of density 984 kg per meter cube. Determine the height of the wine column for normal atmospheric pressure. तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली। हमारे पास देखो, यहाँ पर होता है PATM प्रेशर और यहाँ पर होता है वैक्यूम, और यहाँ पर कोई भी फ्लूइड हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू 0 है, यहाँ से हम अगर h हाइट नीचे आएंगे तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है, ρgh, उसकी वैल्यू हो जाती है PATM के बराबर। अगर हम यहाँ पे फ्लूइड की वैल्यू बदल देंगे तो हाइट की वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि g की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं ρgh, यहाँ ρ1h1 इज इक्वल टू ρ2gh2। यहाँ पर देखो, g से g कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास वैल्यू आ जाती है रो मर्करी यानी 13600 इंटू h1। मर्करी में हाइट कितनी आती है 0.76 मीटर यानी 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर इज इक्वल टू रो2 की वैल्यू हमें दी है 984 इंटू h2 जो हमें पता करना है। इसको सॉल्व करोगे तो h2 की वैल्यू आ जाती है h2 इज इक्वल टू 13600 इंटू 0.76 डिवाइडेड बाई 984 मीटर में ये आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आता है लगभग 10.5 मीटर। हमारे पास यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी और बस यहाँ भी ये तो मान लो 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी, तो हमारा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स में होना चाहिए। और वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर यानी कि जो शोर से दूर है यानी समुद्र के अंदर कहीं है, वो समुद्र का किनारा शोर से दूर है। A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10⁹ Pascal. Is the structure suitable for putting up on top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean to be roughly 3 km and ignore ocean currents. ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई यहाँ पे। पहले तो मुझे क्वेश्चन समझ में आया नहीं था यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारे जो ऑफशोर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज में, इमेजेस में। लेकिन क्या ये समुद्र के अंदर जमीन तक जाता है?
देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बार यहाँ पे बॉयंसी के कारण ये समुद्र के लेवल पे, सी लेवल पे तैरते रहते हैं ये स्ट्रक्चर्स, और उनसे फिर पाइप्स नीचे जाते हैं। अधिकतर स्ट्रक्चर्स इसी तरीके हैं जो हवा में तैर रहे हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पर अगर डेप्थ कम है तो वो ज़मीन से ही बने हुए हैं। मान लो इस क्वेश्चन में हमें जो डेप्थ दी है वो 3 किलोमीटर, तो हमारा स्ट्रक्चर 3 किलोमीटर नीचे तक इस तरीके से जाता है। या फिर यहाँ पे कोई ऑयल वेल है 3 किलोमीटर डेप्थ पे और उसके ऊपर हमें कुछ स्ट्रक्चर रखना है। हमसे पूछा गया है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा और क्या वो उसको विथस्टैंड कर सकता है। देखो अगर वो यहाँ ऊपर होता तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता, कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। फिर अगर वो हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो प्लस ρgh ऐड हो जाएगा, प्लस ρgh। तो ये अब टोटल प्रेशर है। इस प्रेशर की वैल्यू हमारे जो मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेस है उसके बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज इक्वल टू और लेस देन, उससे कम ही होनी चाहिए 10⁹ पास्कल। चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। हमारे पास टोटल प्रेशर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल जो कि एटमॉस्फेरिक है, प्लस ρgh। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.01 इंटू 10⁵ प्लस रो की वैल्यू है लगभग 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मान लेते हैं। एच की वैल्यू है 3 किलोमीटर दिया हुआ है, 3 इंटू 1000। इसकी वैल्यू कितनी आती है लगभग 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 300 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर आप इसको बोल सकते हो लगभग 301.01 इंटू 10⁵ पास्कल। यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या होगा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने 1.01 और 300 को ऐड किया है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं हमें पता ही नहीं है यहाँ पर क्या है। इसे हम ऐड करेंगे तो 1 आता है, 0 आता है, 103 इस तरह की वैल्यूज आती हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या था, इसलिए ये भी इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। हमें उन डिजिट्स को हटाना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसे राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आ जाएगा 301 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁷ पास्कल। अब ये 3 इंटू 10⁷ 10�9 से काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो टूटने वाला नहीं है। इस वाटर के कारण जो एक्सेस प्रेशर जो भी चीज़ आई है उससे वो टूटेगा नहीं, तो वो विथस्टैंड कर सकता है। वैसे इस 300 में ये दो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डेंसिटी वगैरह ली है हमने तो रफ एस्टिमेट लगाया है। ये 10 भी 10 नहीं होता, हमें पता है 9.8 होता है। और यहाँ पर ये जो 10⁻³ हमने डेंसिटी मान ली थी, समुद्र में पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सॉल्ट और बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं। डेंसिटी सी वाटर की ज़्यादा होती है रेगुलर वाटर से। A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeters square. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? हमारे पास की कार है, कार का नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 3000 टाइम्स जी, mg का नीचे फोर्स लगेगा, और यहाँ पर ये लोड कैरिंग पिस्टन है। तो पिस्टन दोनों तरफ है, लेकिन ये लोड कैरिंग पिस्टन होगा। इसका एरिया हमें दिया गया है 425 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर कितना लगेगा, देखो एटमॉस्फेयर के कारण तो सभी जगह प्रेशर लग रहा है। इस फोर्स को डिवाइड करेंगे हम इस एरिया से तो हमें वो एक्सेस प्रेशर पता चलेगा। वही एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। P एक्सेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स की वैल्यू है 3000 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई एरिया की वैल्यू है 425 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि हमें स्क्वायर मीटर में चीज़ें करनी पड़ेंगी तब जाकर के पास्कल में आंसर आएगा। इसे सॉल्व करते तो आंसर आता है 6.917 इंटू 10⁵ पास्कल। लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको भी मान लो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। वैसे एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसे हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देना चाहिए, 7 इंटू 10⁵ पास्कल। तो हमारे पास इतना एक्सेस प्रेशर लगने वाला है इस वाले पिस्टन पे। और यहाँ पर क्योंकि फ्लूइड कनेक्टेड है तो इधर वाले जो छोटा पिस्टन है, यहाँ पे छोटा पिस्टन होता है, उसके ऊपर भी सेम प्रेशर लगेगा क्योंकि ये सेम लेवल पे है। मान लो सेम लेवल पे नहीं भी है तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर जो कार के कारण एक्सेस प्रेशर आया है वही एक्सेस प्रेशर इधर ट्रांसमिट हो जाएगा और वो एग्जैक्टली उतना ही ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होता प्रेशर कम हो जाता है, ये हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा था। यही हमारा आंसर है। वैसे बुक में आई थिंक आंसर है 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल। तो वहाँ पे जो राउंडिंग ऑफ हुई है वो किस हिसाब से मुझे नहीं पता है। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर थी। आंसर
हमारा राउंड ऑफ होना चाहिए था 1 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। अ यूट्यूब कंटेन्स वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्करी। The mercury column is in 2 arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of this spirit? ये क्वेश्चन पहले तो हमें समझना पड़ेगा। हमने YouTube तो बनानी, लेकिन फ्लूइड्स किस तरीके से। देखो इस YouTube में अगर मैं मर्करी डालूंगा तो मर्करी सबसे ज़्यादा नीचे आने वाला है। हम सबसे पहले मर्करी का लेवल बना देते हैं। ये देखो मर्करी सेम लेवल पे यहाँ पे लिखा हुआ है द मर्करी कॉलम इन द 2 arms are in level with 10 cm of water in one arm and 12.5 cm of spirit in other। तो इसके ऊपर एक तरफ 10 सेंटीमीटर ऊपर तक वाटर है और दूसरी तरफ 12.5 सेंटीमीटर ऊपर तक हमारे पास स्पिरिट है, और यहां पर ये लेवल में है, दे आर इन लेवल। ये बन गई हमारी यूट्यूब। हमें बोला गया है कि मर्करी का नीचे की तरफ लेवल सेम है, यानी मर्करी के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। वो प्रेशर होगा कितना? अगर हम इस तरफ वाले प्रेशर की बात करें तो इस तरफ का प्रेशर कितना हो जाता है? यहां पर हमारे पास था PATM प्लस हम यहां से ρGH नीचे आए हैं, तो इस पॉइंट का प्रेशर हो जाता है PATM प्लस रो वाटर की, क्योंकि इस तरफ वाटर है, ρWG इंटू H1। वाटर की हाइट कितनी है? 10 cm, तो उसे मैं अभी सिर्फ 10 cm लिख देता हूं, या फिर 10 इंटू 10⁻⁻² कर दो। दूसरी तरफ हो जाता है हमारे पास PATM, क्योंकि हम यहां से देखेंगे, यहां पे था PATM प्लस ρ2GH2, उसकी वैल्यू हो जाती है प्लस रो मिथाइलेटेड स्पिरिट, तो इसकी S इंटू G इंटू 12.5 इंटू 10⁻²। यहाँ पर हम देखते हैं कि PATM से PATM कैंसिल आउट हो जाता है, फिर G से G भी कैंसिल आउट हो जाता है, 10⁻² से 10⁻² कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है रो वाटर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12.5 इज इक्वल टू रो स्पिरिट। रो वाटर की वैल्यू है 10⁻³ इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12.5 इज इक्वल टू रो स्पिरिट। तो यहाँ से आप करोगे तो आ जाता है 4/5, और इसका आंसर आ जाता है 800 kg/m³ इज डेंसिटी ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट। हमारे पास मिथाइलेटेड स्पिरिट की डेंसिटी आ गई। काफ़ी सिंपल था, लेकिन हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है मिथाइलेटेड स्पिरिट की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वही होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसकी वैल्यू तो हमें एक्चुअली यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, हम यहीं से इसको इस तरफ ले आएंगे ρW, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10 डिवाइडेड बाई 12.5, यानी कि 0.8। हमारे ये 0.8 हमारे मिथाइलेटेड स्पिरिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ गई है, और यही होना चाहिए हमारा आंसर। In the previous problem, if 15 centimeter of water and spirit each are further poured into the respective arms of the tube, what is the difference in the levels of mercury in the 2 arms? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। पहले हमारे पास 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर था और 12.5 सेंटीमीटर ऑफ मेथाइलेटेड स्पिरिट था, तो उस वक्त हमारा मर्करी लेवल में था। लेवल में था इसका मतलब मर्करी के ऊपर दोनों पॉइंट में प्रेशर बराबर था। फिर हमने क्या किया? हमने इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर वाटर एंड स्पिरिट डाल दिया। अब वाटर स्पिरिट से ज्यादा हैवी है, तो इस तरफ प्रेशर दोनों तरफ बढ़ा होगा, लेकिन इस तरफ प्रेशर ज्यादा बढ़ गया होगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो मर्करी थोड़ा इस तरफ फ्लो होगा, और हमारे पास इस तरफ मर्करी का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, इस तरफ मर्करी का लेवल थोड़ा नीचे आएगा। हमें बताना है कि मर्करी के लेवल्स में नया डिफरेंस कितना आ रहा है, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट भी कर लेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशंस को सिंपल बनाते हैं। देखो ये 10 सेंटीमीटर का वाटर कॉलम और 12.5 सेंटीमीटर का जो स्पिरिट का कॉलम है, इनकी वजह से मर्करी के ऊपर इक्वल प्रेशर पड़ता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो ये दोनों चीजें यहाँ पे थी ही नहीं, तो हमारे पास जो भी प्रेशर चेंज होने वाला है वो सिर्फ इनकी वजह से होगा। प्रेशर का डिफरेंस इन दोनों की वजह से आएगा। इन दोनों के कारण होने वाला प्रेशर तो बराबर था, तो इन दोनों को हम इग्नोर कर सकते हैं। इन दोनों कॉलम को यहां से हटाने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पर देखो पानी के कारण थोड़ा ज्यादा प्रेशर था, तो मर्करी थोड़ा इस तरफ फ्लो हो गया, और यहाँ पर थोड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा हाइट आ गई है। अब इसे सॉल्व कैसे करें? बहुत ही सिंपल है। इस सेम लेवल पे देखो, इस लेवल पे हमारे पास जो भी पॉइंट है, यहाँ जो प्रेशर होगा वही प्रेशर इस तरफ भी होना चाहिए। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? PATM प्लस ρGH ऑफ वाटर। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा?
PATM यहाँ पर का प्रेशर था प्लस रो GH ऑफ दिस स्पिरिट प्लस रो GH ऑफ मर्करी, जो छोटी सी हाइट h आई है। तो इन्हीं दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। PATM दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। हमारी इक्वेशन आ जाती है रो वाटर इंटू जी इंटू एच की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। हम सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी एच का सेंटीमीटर में आएगा। इज इक्वल टू रो स्पिरिट इंटू जी इंटू 15 सेंटीमीटर प्लस रो मर्करी इंटू जी इंटू एच, जो हमें पता करना है। यहां पर देखो सभी जगह जी से जी कैंसिल आउट हो जाता है। हमारी इक्वेशन बन जाती है रो वाटर इंटू 15 इज इक्वल टू रो स्पिरिट। रो स्पिरिट की वैल्यू कितनी है, हमने पिछले ही क्वेश्चन में पता करा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू थी 0.8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो एस इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स रो वाटर इंटू 15 प्लस रो मर्करी, उसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 13.6, तो हम लिख सकते हैं 13.6 टाइम्स रो वाटर इंटू एच। यहां पर फिर से हमारा रो वाटर से रो वाटर से रो वाटर कैंसिल आउट हो जाता है और हमारी कैलकुलेशन क्या बचती है, 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 0.8 प्लस 13.6 एच, या फिर हम लिख सकते हैं 15 इंटू 0.2, यहाँ पे 0.8 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो 0.2 बचेगा सिर्फ, डिवाइडेड बाई 13.6 इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाती है 0.2206 सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमने सभी जगह हाइट की वैल्यू सेंटीमीटर में ली थी। अब इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे। सिग्निफिकेंट फिगर देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसे हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना चाहिए। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दो तो 0.221 सेंटीमीटर हमारा आंसर होना चाहिए, या फिर 2.21 मिलीमीटर। ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन। Can Bernoulli's equation be used to describe the flow of water through a rapid in river? Explain. अब ये रैपिड होता क्या है, आपने देखा होगा कई नदियों में पानी इस तरीके से ऊट पटांग थोड़ा टर्बुलेंट हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, देखो टर्बुलेंट होता है और अक्सर ये पहाड़ी इलाकों में होता है। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, रिवर बेड ऐसे प्लेन नहीं होता, काफी ऊंचा नीचा होता है। अब बर्नौलीज इक्वेशन कहीं ना कहीं तो लगती है, बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लगेगी, एक्चुअली यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी। देखो यहाँ पर हमारे पास फ्लो एरिया ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम हो जाती है, यहाँ पर हमारा फ्लो एरिया काफी कम है तो यहाँ वेलोसिटी अचानक से बढ़ जाती है, और वेलोसिटी नहीं बढ़ पाती है तो यहाँ पर इस तरीके से पानी थोड़ा ऊपर भी जाता है, यहाँ पे टर्बुलेंट फेज स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ पर फॉर नो रीजन पानी अचानक से कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है कि पानी अचानक से फ्लो टर्बुलेंट हो गया, तो वो यही सब चीजें हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन एज सच तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन हमें पता होना चाहिए फ्लो टर्बुलेंट हो क्यों रहा है। यही चीज अगर पहाड़ों में ना होती है, नदी कहीं प्लेन्स में होती है, जैसे गंगा नदी है, तो वहां पर ऐसे अचानक से टर्बुलेंस नहीं आती, वहां पर ऐसे वाटर रैपिड्स नहीं होते। और पहाड़ी इलाकों में ऐसे रैपिड्स होते हैं तो उसमें इस तरह की बोट लेकर के टूरिज्म एक्टिविटी भी शुरू हो जाती है, मजा आता है काफी और रिस्की भी है। Does it matter if one uses gauge instead of absolute pressure in applying Bernoulli's equation? Explain. Bernoulli's equation क्या होती है, P plus rho GH plus half rho V square is equal to constant किसी भी फ्लो के लिए। अब यहाँ पर हम P absolute pressure यूज करें या फिर जो हम गेज प्रेशर यूज करते हैं, यानी किसी भी P minus PATM, तो हम कह सकते हैं कि P एक्सेस जो होता है या फिर जो P गेज प्रेशर जो हमारा होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे यूज करें। आप एक्चुअली कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मान लो अगर हम प्रेशर को लिख दें P गेज प्लस PATM, तो अब यहाँ पर PATM की वैल्यू एक कांस्टेंट है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो एक कांस्टेंट में से दूसरा कांस्टेंट को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कोई तीसरा कांस्टेंट मिल जाता है। देखो कांस्टेंट माइनस PATM इज सम अदर कांस्टेंट, ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर P गेज प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर अभी भी कांस्टेंट आ रहा है। यहां पर जो हमारे पास कांस्टेंट था जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर यूज करते हैं, ये वाला जो कांस्टेंट है ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। क्यों, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, रो GH हमेशा पॉजिटिव होता है, हाफ रो V स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां पर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्योंकि गेज प्रेशर नेगेटिव भी होता है, तो बस यही ध्यान रखना है। Glycerine flows steadily through a horizontal tube of length 1.5 meter and radius 1 centimeter. If the amount of glycerine collected per second at one end is 4 × 10⁻³ kg per second, what is the pressure difference between the two ends of the tube?
डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इतना है, विस्कोसिटी ऑफ इतना. यू मे ऑल्सो लाइक टू चेक इफ द अजम्पशन ऑफ अ लैमिनर फ्लो इन द ट्यूब इज करेक्ट. तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. हमारे पास जो पॉजिज इक्वेशन होती है, किसी भी ट्यूब में हमारे पास जब भी कोई फ्लो होता है तो उसके कारण कुछ डेल्टा पी होता है, चेंज इन प्रेशर होता है. या फिर आप ये बोल सकते हो कि किसी भी ट्यूब में फ्लो होता ही इसीलिए क्योंकि उसके अक्रॉस प्रेशर का डिफरेंस था. कम प्रेशर, इधर ज़्यादा प्रेशर है, इधर कम प्रेशर है, तो इस तरीके से फ्लूइड फ्लो हो जाता है. तो यहाँ पे हम वही सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर जो Q होता है ये होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, जैसे कि सम मीटर क्यूब पर सेकेंड. हमें जो फ्लो रेट दी गई है वो दी है kg पर सेकेंड में. तो यहाँ पर kg पर सेकेंड हमारी मास फ्लो रेट हो गई, कितना मास पर सेकेंड फ्लो हो रहा है. हमें डेंसिटी का यूज करके इन दोनों को कन्वर्ट करना होगा. हमें पहले Q की वैल्यू पता करनी होगी. देखो, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. तो dv बाई dt यानी कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जिसकी वैल्यू Q होती है इज इक्वल टू dm बाई dt जो हमें दिया गया है डिवाइडेड बाई डेंसिटी. बहुत ही सिंपल था. तो हमारी Q की वैल्यू आ जाती है dm बाई dt हमें कितना दिया है 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डेंसिटी है 1.3 इंटू 10⁻³ हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो की वैल्यू आ जाती है 3.08 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड. या फिर इसे अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में लेके आ जाएं तो ये आ जाता है डायरेक्टली 3.08 cc क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. इस क्वेश्चन में हमें देखो फ्लो रेट तो दी हुई है लेकिन हमें पता करना है डेल्टा पी. तो इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ. देखो, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 8 इंटू ईटा एल डिवाइडेड बाई पाई आर की पावर 4 इज इक्वल टू डेल्टा पी. बस आ गया. तो यहाँ पर अब सभी वैल्यूज हमें रखते जाना है. 3.08 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई ईटा, हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू है 0.83 मल्टीप्लाइड बाई एल, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर. सभी ऐसा यूनिट में हमारी कैलकुलेशन चल रही है. पाई की वैल्यू है 3.14. रेडियस की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻2 इसकी पावर 4. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इससे हमारा आंसर आ जाता है 976 पास्कल. अच्छा, हमारे पास देखो यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पर हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सब जगह 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा. इससे आ जाता है आंसर 980 पास्कल. 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई. या फिर आप लिख सकते हो 9.8 इंटू 10⁻² पास्कल. इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे. अच्छा, हमसे दूसरी चीज पूछी गई है कि यू मे ऑल्सो लाइक टू चेक इफ द अजम्पशन ऑफ लैमिनर फ्लो इन द ट्यूब इज करेक्ट. अब ट्यूब में हमें पता कैसे चलेगा कि लैमिनर फ्लो हो रहा है या फिर टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है. उसके लिए आता है हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर का हमारे पास ये फॉर्मूला है. हमारे पास फ्लूइड की डेंसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास नहीं है. ये डी हमारे पास रेडियस था तो हम डायमीटर भी पता कर सकते हैं. ईटा भी हमें गिवन है. पहले हमें वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी. और वेलोसिटी कैसे पता करें? देखो, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है. एरिया इंटू वेलोसिटी से हमें मिल जाती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. तो इन्हीं को इक्वेट कर देते हैं. एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू. यहाँ से हमें मिल जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एरिया, यानी कि 3.08 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एरिया की वैल्यू है 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है 10⁻⁻4 यानी 0.98 मीटर पर सेकेंड. हमारे पास वेलोसिटी आ गई. अब हम रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आ जाती है, डेंसिटी की वैल्यू लिखो, डेंसिटी है 1.3 इंटू 10⁻3. वेलोसिटी की आ गई है हमारे पास, अच्छा ये सेंटीमीटर में आया था हमारा 0.98 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 0.98 इंटू 10⁻⁻2 होएगा यहाँ पर. इंटू डायमीटर, हमारे पास रेडियस है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर की वैल्यू हो जाती है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. सारी चीज़ें SI यूनिट्स में. ईटा की वैल्यू कितनी है? हमारा ईटा है 0.83. अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाता है 3.07 इंटू 10⁻⁻1. रेनॉल्ड्स नंबर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती. रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर होता है. या फिर आप इसको बोल सकते हो, अच्छा इसे भी हम राउंड ऑफ करेंगे सारे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमारा आंसर आ जाता है 0.31.
हमारा रेनॉल्ड्स नंबर आ जाता है 0.31, इसको लिखा जाता है RE इज इक्वल टू 0.31। अच्छा, ट्यूबुलर फ्लो, इस तरीके का जो फ्लो इन अ ट्यूब होता है उसमें टर्बुलेंट फ्लो कब होता है? जब हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा बड़ा होता है तो पक्के से फ्लो टर्बुलेंट होता है। अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम होता है तो पक्के से हमारा फ्लो कितना होता है? लैमिनर फ्लो होता है। तो यहाँ पर हमारा लैमिनर फ्लो है 0.31, ये 1000 से बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी वेलोसिटी को आप 100 गुना भी बढ़ा दोगे ना तब भी हमारा फ्लो लैमिनर रहने वाला है। ये फॉर्मूला सिर्फ लैमिनर फ्लो के लिए वैलिड है। तो अगर यहाँ पर हमारा टर्बुलेंट फ्लो आ रहा होता तो हमें ये कैलकुलेशन ही हम कर नहीं सकते थे, उस केस में हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते। दरअसल ऐसा क्वेश्चन हमसे कोई पूछेगा ही नहीं। In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speeds on the upper and the lower surfaces of the wings are 70 मीटर पर सेकेंड and 63 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर हमें बताया नहीं होता कि कौन सी ऊपर वाली वेलोसिटी कौन सी नीचे वाली है तो हमें कैसे पता चलता? हमेशा ऊपर ज़्यादा वेलोसिटी होती है। ऊपर ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो ऊपर प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसीलिए फिर हमारे पास ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। नीचे ज़्यादा प्रेशर होगा तो ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा। ओके, व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया इज 2.5 स्क्वायर मीटर? टेक द डेंसिटी ऑफ द एयर टू बी 1.3 kg पर मीटर क्यूब। हमारे पास ऊपर की तरफ जो लिफ्ट का फोर्स लगता है उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स होता है एरिया इंटू डेल्टा पी। अब ये डेल्टा पी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, यहाँ पर मान लो कुछ प्रेशर होगा P ATM, क्योंकि यहाँ पर स्पीड है तो स्पीड के कारण यहाँ पे कुछ प्रेशर कम हो जाएगा। बर्नौलीज इक्वेशन अगर हम लगाए, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहाँ पर हमारी हाइट भी लगभग सेम ही रहती है तो इसके कारण कोई इफेक्ट में नहीं आता। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे हमारी कुछ प्रेशर कम हो गया होगा। कितना कम हुआ होगा? हाफ रो वी स्क्वेयर। यहाँ पर भी कुछ प्रेशर कम हुआ होगा PATM से, वो हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पे ये V1 स्क्वायर है। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही इस विंग के अक्रॉस डेल्टा पी है। तो वो डेल्टा पी पहले हम पता करते हैं। डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो हाफ रो की वैल्यू कितनी है? रो को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाती है हाफ इंटू डेंसिटी है 1.3, सब ऐसा यूनिट में चल रहा है। V2 स्क्वायर है 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाता है हमारा 605.15 पास्कल। अब हमारे विंग का कुछ एरिया है और हमारे पास प्रेशर डिफरेंस है, तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ऊपर की तरफ लिफ्ट फोर्स आ जाएगा। उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू आ जाती है, एरिया है 2.5 इंटू डेल्टा पी है 605.15। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाता है 1513 न्यूटन। अब इसे करना है हमें सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। देखो, एक दो डिजिट्स हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी मान लेते हैं 2 ही डिजिट होंगे। ये पीछे वाला 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी सभी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ कर दो, 1500 न्यूटन, या फिर आप लिख सकते हो 1.5 किलो न्यूटन, और ये हमारा आंसर आ गया। फिगर्स रेफर टू द स्टेडी फ्लो ऑफ ए नॉन विस्कस फ्लूइड। विच ऑफ द 2 फिगर्स इज इनकरेक्ट? वाई? हमारे पास ये 2 फिगर है, दोनों में स्टेडी फ्लो है या लैमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, और हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखते हैं हो क्या रहा है। इस जगह पे हमारा एरिया ज्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है, कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ भी वेलोसिटी इस पॉइंट पे ज्यादा होगी। यहाँ पे हमें बर्नौलीज इक्वेशन लगानी है। किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम देखें किसी भी फ्लो के अंदर, तो रो जी एच के कारण कोई भी प्रेशर चेंज नहीं होगा। फिर हमारे पास है प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर किसी पॉइंट पे v की वैल्यू बढ़ती है तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी। इस वाले फिगर को देखो, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम बात करें तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कम थी, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर फ्लूइड ऊपर कम राइज हुआ है। यहाँ पर वेलोसिटी कम थी तो फ्लूइड ज्यादा राइज होगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा था। तो ये करेक्ट फिगर है बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से, ये इनकरेक्ट फिगर है। The cylindrical tube of a spray pump has a cross section of 8 square centimeter, one end of which has 40 fine holes, each of diameter इतना। तो हमारे पास एक तरफ का जो एरिया है वो है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर,
दूसरी तरफ हमारे पास 40 छोटे छोटे होल हैं जिनका डायमीटर हमें दिया गया है। इन सभी को ऐड करके हम एरिया भी पता कर सकते हैं। इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज 1.5 मीटर पर मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स। तो यहां पर हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हमारे पास A1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, A2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर V2 हमें कैलकुलेट कर लेना है। पहले हम A2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। A2 की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास 40 होल्स हैं, 40 इंटू एक होल का एरिया कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें डायमीटर दिया हुआ है तो उससे हम आर निकाल लेंगे, 0.5 इंटू 10⁻⁻3, इसका भी स्क्वायर। यहाँ से हमारे A2 की वैल्यू आ जाती है 0.314 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें ये A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इस इक्वेशन का यूज करना है। यहां से हमारे V2 की वैल्यू आ जाती है, V2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2 टाइम्स V1, यानी कि 8 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 0.314 स्क्वायर सेंटीमीटर टाइम्स V1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर पर मिनट। ये सभी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे V1 की वैल्यू आ जाती है 38.217 मीटर पर मिनट। यहां पर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां पर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां पर 40 एक काउंट है, एक नंबर है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हमारे V1 को भी हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा दो सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसे राउंड ऑफ करोगे तो आ जाएगा 38 मीटर पर मिनट। ये हमारा आंसर होना चाहिए। मीटर पर मिनट में हमें क्वेश्चन में दी थी वैल्यू, तो मीटर पर मिनट में हम आंसर देंगे, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में अगर इसको निकालना है तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 38 मीटर पर 60 से इसे डिवाइड कर दो, 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाता है हमारा 0.64 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हो गए। A U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. The thin soap film formed between the wire and the light slider supports a weight of 1.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 1.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन। यह हमें डायरेक्ट mg की वैल्यू दे दी गई है, विच इंक्लूड्स द स्मॉल वेट ऑफ द स्लाइडर। तो ये एक्स्ट्रा मास प्लस ये वाला, इन सबका mg मिलाकर के 1.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन है। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 30 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म। सरफेस टेंशन हमें पता करनी है। अच्छा, जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगता है उसकी वैल्यू ऊपर की तरफ हो जाती है S टाइम्स L। लेकिन क्योंकि ये फिल्म है तो एक फिल्म, देखो इसका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो ऐसा होता है, यहाँ पर इधर भी एक सरफेस है, इधर भी एक सरफेस है, हमारे पास 2 गुना फोर्स लग रहा है। टोटल फोर्स की वैल्यू हो जाती है 2 into SL इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाला फोर्स कितना है, 1.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन। यहां से हमारे S की वैल्यू आ जाती है, S इज इक्वल टू 1.5 into 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 into 30 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे into 10⁻⁻2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाता है 0.025। सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में देखो दो सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी मान लो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर थी। वैसे रूल्स के हिसाब से तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, पर मान लो हमारे आंसर में हमने दो सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर दे दिया। Figure A shows a thin liquid film supporting a small weight of इतना. What is the weight supported by a film of same liquid at the same temperature in figure B and C? Explain your answer physically. अब देखो यहाँ पर हमारे पास पहले तो ये डायग्राम गलत बने हुए हैं। डायग्राम में यहाँ पर एक स्ट्रेट स्लाइडर होता है और नीचे की तरफ हमारे पास मास लटका होता है, कुछ फोर्स लग रहा था। यहाँ पर इन्होंने ये जो कर्वेचर दिया है, ये कर्वेचर मेनिस्कस थोड़ी ना है यहाँ पर, ये तो गलत डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एक वायर इस तरीके का होना चाहिए जो स्लाइड करता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा 2 into S into L। लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू फिक्स होती है और L दोनों में, तीनों केस में बराबर है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स तीनों में बराबर होगा। अब इधर क्या शेप है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो तीनों ही केस में हमारे पास सेम मास बैलेंस करने की कैपेसिटी होगी। तो हमारे पास तीनों में ही सेम आंसर आने वाला है। तो तीनों में ही ये सेम वेट 4.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन का वेट
लटक सकता है। What is the pressure inside a drop of mercury of radius 3.00 millimeter at room temperature? Surface tension of mercury at that temperature is 4.65 into 10 raised to the power minus 1 Newton per meter. The atmospheric pressure is 1.01 into 10 raised to the power 5 Pascal. Also give the excess pressure inside the drop. हमने सरफेस टेंशन की थ्योरी में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई एक कर्व्ड सरफेस होती है तो उस कर्व सरफेस के अक्रॉस हमारे पास एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू 2s/r। अगर हमारे पास ड्रॉप होती है तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल कर्व लेयर होती है। अगर हमारे पास बबल होता है उस केस में हमारे पास इस तरीके से एक बाहर की सरफेस एक अंदर की सरफेस, दो सरफेस आ जाती है और हमारा टोटल डेल्टा पी की वैल्यू उस केस में आ जाती है 4s/r। इस केस में हम एक्सेस प्रेशर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जितना भी प्रेशर होगा उससे इतना डेल्टा पी ज्यादा प्रेशर अंदर का होगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू 2s/r यानी 2 इंटू 4.65 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। रेडियस की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। इससे हमारा आंसर आ जाता है डेल्टा पी इज इक्वल टू 310 पास्कल। अब बाहर कुछ भी प्रेशर हो, बाहर का प्रेशर हमारा कितना है 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल और अंदर हमें एक्सेस प्रेशर इतना ऐड हो जाएगा, तो हमारा अंदर का जो प्रेशर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस 310 पास्कल। तो अच्छा ये पास्कल है, इसको अब हमें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.01310 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हम ऐड करते हैं, थोड़ा रिविजन हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं लिख सकता हूं 101,000 पास्कल। यहां पर देखो अब इतने सारे जीरो है, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर तो सिर्फ 3, तो यहाँ पे मैं 3 को देखो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूं। बाकी के जितने भी जीरो लगाए हैं ये मैंने यूनिट कन्वर्जन से लगाए हैं और ये सब इनसिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम इस 310 को यहाँ पर लिख देंगे नीचे, तो ये आ जाता है 310। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पर हमने जब कैलकुलेशंस करी थी तो यहाँ पर सभी जगह हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। देखो ऊपर भी इस 3 में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे और ये 2 तो नंबर है, तो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में हमारे पास तीनों होंगे, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट थे, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इन्हें जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 101,310 पास्कल। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास ये तो सिग्निफिकेंट फिगर था नहीं, हमें श्योरली नहीं पता ये 0 था कि 1 था क्या था, तो हम यहाँ पर इसे भी इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे। ये इनसिग्निफिकेंट फिगर थी तो ये भी इनसिग्निफिकेंट फिगर हो जाती है, ये इनसिग्निफिकेंट है तो यहाँ पर भी इनसिग्निफिकेंट हो जाता है और हमारे पास फाइनली फिर से बस 101 ही सिग्निफिकेंट फिगर बचेगी, यानी कि ये 3 हमारी सिग्निफिकेंट है। अब हमें इस आंसर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करेंगे, देखो ये 5 से छोटा है तो यहाँ पर हमारा राउंड ऑफ होकर आंसर आ जाएगा 101,000 पास्कल विद ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाली 3 हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो अब आप इसको लिख सकते हो 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। तो बाहर हमारे पास PATM था, प्रेशर थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के कारण हम उसे इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि वो जो चेंज इन प्रेशर है डेल्टा पी वो काफ़ी कम है और यही हमारा आंसर भी है। अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया होता 1.0100 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल, उस केस में क्या होता, उस केस में देखो हमारा यहाँ पर हम लिखते 101,000, इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये है, ये है और ये है, इतने सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये हमने यूनिट कन्वर्जन से लगाया। फिर हम इसमें ऐड करते 310, इसमें हमारे कौन कौन से सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। इसे फिर हम कर देते ऐड, जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 101,310। अब यहाँ पर ये इनसिग्निफिकेंट है तो इसके नीचे वाला भी इनसिग्निफिकेंट हो जाता है और फिर बाकी तो देखो सभी सिग्निफिकेंट 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 सिग्निफिकेंट, तो बाकी सब हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं, ये सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। इस केस में हमारा आंसर आ जाता है 101,310 पास्कल। इसमें भी रूल्स के हिसाब से तो देखो
कितने, ये सभी सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। या फिर आप इसे लिख सकते थे 1.0131 इंटू 10⁵ पास्कल। यहां पर भी देखो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में आ रहे हैं, यहां भी 5 थे, यहां भी 5 है। इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। What is the excess pressure inside a bubble of soap solution of radius 5 mm given that the surface tension of soap solution at the temperature is itna? If an air bubble of same dimension were formed at depth of 40 cm inside a container containing soap solution, what would be the pressure inside the bubble? 1 atmospheric pressure is equal to इतना हमें गिवन है। इस केस में हमारे पास एक बबल है, बबल में हमारे पास थिन फिल्म होती है और फिल्म के बाहर भी एक सरफेस होती है, अंदर भी एक सरफेस होती है। हर कर्व सरफेस के कारण हमारे पास एक्सेस प्रेशर आ जाता है 2s/r। यहाँ पर 2 सरफेस हैं, तो हमारा डेल्टा पी इस केस में हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 4s/r, इसका डबल। तो पहले डेल्टा पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू 2.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई रेडियस की वैल्यू है 5 मिलीमीटर यानी 10⁻³ यहाँ से हमारा कट जाता, आंसर आता है 10, 5 को इससे करोगे 2। हमारे पास इस बबल के अंदर 20 पास्कल एक्स्ट्रा प्रेशर है। अब फिर से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करना है। हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, PATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। यहाँ पर हम इसे फिर से खोल के लिख देते हैं, लेकिन इस बार सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखेंगे। 10100। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पहली सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, बाकी की सब यूनिट कन्वर्जन के कारण आई है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसमें हमें ऐड क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना है ये 20 पास्कल। अच्छा, इस 20 पास्कल में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, देखो हमारे पास यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो इसका आंसर एक्चुअली आ जाएगा 20.0 पास्कल। ये हमें लिखना चाहिए था, तो ठीक है, इसी को हम ऐड कर देते हैं 20.0। यहाँ पर हमारे पास ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, इसे हम ऐड करते हैं। इस तरीके से हम ऐड करेंगे तो आंसर आता है 101,020.0। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन सी बचेगी। देखो यहाँ तो हमें पता ही नहीं है वैल्यूज क्या थी, ये सब इनसिग्निफिकेंट फिगर्स थे, हमने अपने मन से 0 लगा दिया था। हो सकता है इनकी जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमें नहीं पता। और जो चीजें हमें नहीं पता होती हम उन्हें ऐड नहीं करते, वो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो यहाँ पर इन सभी के नीचे वाली फिगर्स इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी। देखो ये सभी इनसिग्निफिकेंट है और हमारे पास फिर से बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर बच जाएंगी। इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर आप लिख सकते हो 101,000 पास्कल। दोनों में ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमारा आंसर आ गया। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में प्रॉब्लम है तो प्लीज सिग्निफिकेंट फिगर वाले वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत अच्छे से वहां पे समझाया सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्यों है पहली बात तो, और उन्हें यूज किस तरीके से किया जाता है। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये रूल्स को याद नहीं करने पड़ेंगे, कोई रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास हम 40 सेंटीमीटर नीचे आए हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ था PATM, तो बाहर इस जगह हमारे पास जो प्रेशर होगा, प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाती है PATM प्लस ρGH। तो ρGH की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ρGH, रो की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू है 9.8, H की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाता है 4704 पास्कल। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी। देखो हाइट में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी, ग्रेविटी में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 1.2 एक्चुअली 1.20 था, यहाँ पे भी 3 है, 2 है, 3 है, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करनी पड़ेगी। इसे राउंड ऑफ करोगे आप तो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 470.0 इंटू 10⁻1 पास्कल, या फिर आप इसे लिख सकते हो 4.70 इंटू 10⁻3 पास्कल, कुछ भी लिख सकते हो। सभी में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर एक्चुअली 4 हो गया। अच्छा, तो ये नहीं कर सकते हम, ये गलत है, ये हमारा आंसर आ जाता है।
अब पता करना है बबल के अंदर प्रेशर कितना है। देखो यहाँ सरफेस पे था प्रेशर PATM, वहां से हम नीचे आए तो PATM प्लस ρGH ऐड हो गया। फिर हम इसके अंदर जाएंगे तो हमारा प्लस 2S/R सरफेस टेंशन वाला प्रेशर ऐड हो जाएगा। तो उन सभी की वैल्यूज लिख देते हैं। अच्छा, 4S/R की वैल्यू आ जाती है 20 पास्कल। तो 2S/R यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कर्व सरफेस थी, यहाँ पर सिर्फ एक कर्व सरफेस है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर चेंज होगा वो एग्जैक्टली इसका हाफ हो जाएगा, यानी सिर्फ 10 पास्कल। अब इन सबको ऐड करना है। फिर से ये फ्लूइड की जगह अब सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल बन चुका है। ऐड करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है 101,000 पास्कल। इसमें हम ऐड करेंगे 4704 पास्कल या फिर 4700 पास्कल। इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसमें 3 थी, 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। प्लस हमें ऐड करना है ये 20.0 की जगह इस बार हमारे पास 10.0 ऐड आएगा प्रेशर। तो 10.0 इसे हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये 0.0 लगा दो, 0.0 लगा दो। यहाँ पर ये सभी सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर ये सभी इनसिग्निफिकेंट है, रेड वाले ये सब इनसिग्निफिकेंट है। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 0.0017501। यहाँ पर देखो इनसिग्निफिकेंट है तो इसके नीचे वाला ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सब इनसिग्निफिकेंट हो गए। ये इनसिग्निफिकेंट है तो ये भी इनसिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट है तो ये भी इनसिग्निफिकेंट, और ये सब हमारे पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। यानी यहाँ पर भी हमें पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहने वाले हैं। तो इसको अब हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 106,000 पास्कल। यहाँ पर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, या फिर आप इसे लिख सकते हो 1.06 × 10⁵ पास्कल। और ये हमारा आंसर आ गया। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि ये सरफेस टेंशन के कारण जो भी प्रेशर में चेंजेस होते हैं वो हम उसके आगे इग्नोर ही कर देते हैं। उनकी वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अनलेस वो बहुत ज़्यादा आ जाए किसी तरीके से, तो वो भी शायद किसी क्वेश्चन में आएगा। अ टैंक विद ए स्क्वायर बेस ऑफ एरिया 1 स्क्वायर मीटर। तो बेस कौन सा है? ये बेस का एरिया होता है टैंक का। इज डिवाइडेड बाई वर्टिकल पार्टीशन इन द मिडिल। ये हमने एक वर्टिकल पार्टीशन लगा दिया। द बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज ए स्मॉल हिंज्ड डोर ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे एक छोटा सा ये डोर लगा हुआ है। ये हिंज इस तरफ भी खुल सकता है या फिर इस तरफ खुलेगा। तो अगर इस तरीके से फ्लूइड इधर उधर फ्लो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर। अभी सब कैलकुलेट कर लेंगे। The tank is filled with water in one compartment and an acid of relative density 1.7 in the other, both to a height of 4 meter. Compute the force necessary to keep the door closed. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 मीटर हाइट तक दोनों तरफ, एक तरफ वाटर भरा है, एक तरफ एसिड भरा है, और एसिड ज्यादा भारी है। कैसे पता? उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.7 है। तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर बढ़ गया होगा ρGH के कारण। इस पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर है, इस पॉइंट पे कम प्रेशर है, तो इस तरफ ये हिंज इस तरीके से खोलने की कोशिश करेगा, और हमें बताना है कि इस हिंज पे कितना फोर्स हमें इस तरफ से लगाना पड़ेगा तभी ताकि वो हिंज ना खुले। तो इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर है उसको मैं बोल देता हूँ P एसिड, और यहाँ पे जो प्रेशर है उसे मैं बोल देता हूँ P वाटर। हमें पता करना है P एसिड माइनस P वाटर। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? P एसिड हो जाएगा PATM प्लस रो एसिड इंटू G इंटू H, माइनस वाटर का प्रेशर हो जाएगा PATM, उसमें भी ऐड होगा, प्लस रो वाटर इंटू G इंटू H। यहाँ पर देखो हमारा PATM से PATM कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू, ये बेसिकली हमारे पास आ गया डेल्टा P, प्रेशर को जो डिफरेंस है उस दरवाजे के दोनों तरफ, इज इक्वल टू रो एसिड माइनस रो वाटर इंटू G इंटू H। वैल्यूज रख देंगे। रो एसिड की वैल्यू है 1.7 माइनस 1 इंटू रो वाटर इंटू G इंटू H। वैल्यूज रखोगे तो 0.7 इंटू वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻3, G की वैल्यू है 9.8, H की वैल्यू है 4.0। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाता है 2.744 इंटू 10⁴ पास्कल। दो सिग्निफिकेंट फिगर, सब जगह दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर एक्चुअली 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, पर हो सकता है 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर। उन्होंने ठीक से आंसर क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो हमें भी इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देना चाहिए। अगर हमसे सिर्फ प्रेशर डिफरेंस पूछा होता तो हमारा आंसर आता है 2.7 इंटू 10⁴ पास्कल। हमसे पूछा है फोर्स कितना लगाना पड़ेगा।
तो हमारे पास जो भी डोर है उसका कुछ एरिया है, फोर्स लगाना पड़ेगा डेल्टा पी टाइम्स एरिया। फोर्स की कैलकुलेशंस करेंगे तो फोर्स आ जाता है डेल्टा पी टाइम्स एरिया। डेल्टा पी की वैल्यू है 2.7 इंटू 10⁴, और एरिया है हमारा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी इंटू 10⁻⁻⁴। तो इससे हमारा आंसर आ जाता है 54.88 न्यूटन। और इसको फिर अगेन हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो फिर से आंसर आ जाता है 55 न्यूटन। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन ये आंसर गलत है। कैसे? क्योंकि ये हिंज डोर है, इसमें इन्होंने बताया ही नहीं कि किस तरीके से प्रेशर लगने वाला है। देखो ये हमारा डोर है, ये इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है। बेसिकली हमारे पास एक एक्सिस होगा इस तरीके से, और उसके अबाउट ये इस तरीके का डोर है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रेशर इस तरीके से लग रहा है। अब हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं, कहाँ से फोर्स लगाएं उसके हिसाब से डिपेंड कर सकता है कि फोर्स की वैल्यू शायद हमें कम लगानी पड़ जाए। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट कैलकुलेशंस करते हैं। ये टॉर्क वगैरह में हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। A manometer reads the pressure of a gas in an enclosure as shown in figure। तो हमारे पास ये एक एनक्लोजर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, उसका जो भी प्रेशर होता है वो इस मैनोमीटर के जरिए हम पता करते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हुआ है, इसलिए मर्करी थोड़ा ऊपर की तरफ इधर पुश किया हुआ है, और हमारे पास ये एक्सेस प्रेशर है। पी एटमॉस्फेरिक के अलावा इतना ρgh इस गैस का एक्स्ट्रा प्रेशर है। यहाँ पर वो प्रेशर थोड़ा कम है PATM से। अच्छा, हमने फिर यहाँ पर एक पंप लगा दिया और उससे कुछ गैस कम कर ली, तो यहाँ गैस का प्रेशर कम हो गया होगा इस बार, इसीलिए इस तरफ मर्क्यूरी आया हुआ है। द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर इज मर्क्यूरी एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो कि हमारे मर्क्यूरी बैरोमीटर में होती है चीजें। गिव द एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर ऑफ द गैस इन द एंक्लोजर फॉर द केस A एंड B इन यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हमें मर्क्यूरी की टर्म्स में बताना है कि कितना प्रेशर इन दोनों के अंदर होगा। देखो इस केस में हमारे पास यहाँ पे था PATM जो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद हम कितना और नीचे आए, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो हमारा 76 प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, टोटल 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इस पॉइंट का प्रेशर हो गया। यही प्रेशर यहाँ का भी होगा और यही प्रेशर इस गैस का भी होगा। तो हम लिख सकते हैं P एब्सोल्यूट ऑफ गैस, उसकी वैल्यू हो जाती है 76 प्लस 20 यानी कि 96 cm ऑफ Hg। अगर हमसे पूछे कि गेज प्रेशर कितना है, गेज प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा एक्सेस प्रेशर कितना है, तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर एक्सेस प्रेशर है। P गेज की वैल्यू हो जाती है, गेज प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे 20 cm ऑफ Hg। ये हमारा केस 1 हो गया। सिमिलर कैलकुलेशन हम इस केस बी के लिए कर सकते हैं। देखो इस पॉइंट पे हमारे पास PATM था यानी कि 76 cm ऑफ Hg, तो यहां पर भी हो जाएगा 76 cm ऑफ Hg। इस बार हम ऊपर जा रहे हैं तो 76 माइनस 18 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा इस जगह का एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हम लिख देंगे P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 76 माइनस 18 यानी कि यह आ जाता है 58 cm ऑफ Hg। अगर हमसे प्रेशर गेज प्रेशर पूछा जाए तो गेज प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्सेस है, यहाँ पर दरअसल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो हमारा गेज प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 18 cm ऑफ Hg। ये हमारा गेज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ Hg आ गया। अगर हमसे यही एब्सोल्यूट प्रेशर पास्कल की टर्म में पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे लगाते फॉर्मूला ρgh। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होती है 13600, ग्रेविटी है 9.8, हाइट कितनी है इस बार है 96 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी 0.96 मीटर। इससे हमें यहाँ का गेज प्रेशर पास्कल में मिल जाएगा। या फिर हम और एक काम कर सकते हैं, हमें पता है कि 1.01 पास्कल 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है 76 सेंटीमीटर से, तो 96 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाता है सीधे सीधे P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 96 डिवाइडेड बाई 76। इस तरीके से भी कैलकुलेशन की जा सकती है। या फिर हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg की वैल्यू होती है लगभग 1.33 किलो पास्कल, उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 96 सेंटीमीटर से कितना प्रेशर आ जाए। अब देखते हैं पार्ट बी।
How would the levels change in case B if 13.6 centimeter of water immiscible with mercury are poured into the right limb of the manometer? Ignore the small change in the volume of the gas. अब यहाँ पर हमने मान लो 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर डाल दिया यहाँ पर, तो उसकी वजह से देखो यहाँ पर कुछ प्रेशर बढ़ेगा तो ये फ्लूइड थोड़ा अंदर की तरफ पुश होगा, तो यहाँ पर ये भी थोड़ा ऊपर आएगा। अब गैस है, गैस थोड़ा कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होगी तो उसका प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इन्हें बोला है कि उस प्रेशर में इंक्रीज को इग्नोर कर दो। तो हमें यही मान के चलना है यहाँ पे उतना ही प्रेशर होगा गैस का जो पहले था। अब यहाँ पर 13.6 सेंटीमीटर का ही वाटर क्यों डलवा है? क्योंकि मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी होती है 13.6, तो हम कह सकते हैं हमने 13.6 सेंटीमीटर वाटर डाला इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg। दोनों की वजह से सेम प्रेशर डिफरेंस आता है, तो हम कह सकते हैं हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी डाल दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, मर्क्यूरी यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं चेंज हुआ है, ये वाला गैस का प्रेशर भी चेंज नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा इसका ऊपर आने के बाद और यहाँ मर्क्यूरी डाल के वो मर्क्यूरी नीचे आ जाएगा, तो ये फाइनली दो लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो अगेन हमारे पास 18 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो 18 सेंटीमीटर आएगा, पहले भी 18 था, इसका मतलब यहाँ पर ये हाफ सेंटीमीटर नीचे आया होगा, ये इधर हाफ सेंटीमीटर ऊपर आया होगा। हमारे पास फाइनली मर्क्यूरी यहाँ पर आ जाएगा हाफ सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मर्क्यूरी नीचे आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास वाटर आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी जाता है 13 सेंटीमीटर तक। अच्छा, इतना नहीं आएगा, अगर ये 18 है तो 13 सेंटीमीटर सिर्फ यहाँ तक है, इतने में हमारे पास फिर वाटर भर जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होएगा। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लेवल का है, लेकिन इसे हमने थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे से कवर किया था, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। Two vessels have the same base area but different shape. First vessel takes twice the volume of water that the second vessel requires to fill up to a particular common height. Is the force exerted by the water on the base of the vessel same in the two cases? If so, why the two vessels filled with water to that same height give different readings on a weighing scale? यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, हमारे पास दो वेसल हैं, दोनों का नीचे का बेस एरिया बराबर है, दोनों केस में हम देख सकते हैं बेस एरिया बराबर है। अब यहाँ पर हमने दोनों में सेम हाइट तक फ्लूइड भर दिया है वाटर, तो यहाँ पर सेम प्रेशर हो जाएगा। दोनों केस में यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, PATM प्लस ρGH। अब प्रेशर सेम है, एरिया सेम है, तो नीचे की तरफ इस वेसल के ऊपर फोर्स भी सेम लगेगा। तो पानी ने इस वेसल के ऊपर दोनों ही जगह पे बराबर फोर्स लगाया, लेकिन आप देखो इसमें कम पानी था, इसमें ज्यादा पानी था। अगर इन दोनों को हम वेइंग मशीन पर रख देंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसमें वेइंग मशीन में रीडिंग कम आएगी, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल सिस्टम में तो नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा था। सवाल यह है कि अगर पानी ने बेस पर बराबर फोर्स लगाया है तो रीडिंग अलग अलग क्यों आ रही है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि पानी ने यहाँ पर ऊपर की तरफ भी वेसल पे देखो कुछ फोर्स लगाया होगा, यहाँ पे भी तो कुछ प्रेशर होगा ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ वेसल पे कोई फोर्स नहीं लगाया है, इसीलिए हमारे पास इस केस में रीडिंग कम आती है। और अगर आप एज ए सिस्टम देखो तो इसका मास ओवरऑल कम है, इसीलिए टोटल mg यहाँ पर नीचे की तरफ कम होता है, इसलिए यहाँ पर रीडिंग कम आती है। इसको डिटेल में समझना है तो थ्योरी वाले पार्ट को आप देख सकते हो। During blood transfusion, the needle is inserted in a vein where the gauge pressure is 2000 Pascal. At what height must the blood container be placed so that blood may just enter the vein? Use the density of whole blood from table 10.1. टेबल 10.1 से हम वैल्यू भी ले लेंगे, लेकिन होता क्या है इसमें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमारे पास देखो यहाँ पर हमारी बॉडी में कुछ ब्लड प्रेशर होता है, तो अगर हमारी बॉडी में एक छेद कर दोगे आप, ऐसे इंजेक्शन लेकर के छेद कर दोगे ऐसे, तो हमारे यहाँ से ब्लड निकलने लगेगा बाहर, क्योंकि हमारे बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो ब्लड बाहर इसीलिए फ्लो होता है। अब हम चाहते हैं कि ब्लड बाहर ना फ्लो हो, लेकिन हमारा ये जो भी लिक्विड है, अच्छा यहाँ पे भी ब्लड है, कई बार दवाइयाँ भी डालते हैं, तो वो दवाई हमारी बॉडी के अंदर जाए। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉडी के अंदर है P बॉडी, मान लो PBODY, हमारे पास इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा यहाँ पर है PATM, तो इस पॉइंट पे बाहर की तरफ इस ट्रांसफ्यूजन वाली सिस्टम का प्रेशर हो जाएगा PATM प्लस ρGH। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमारे बॉडी के प्रेशर का बराबर। बॉडी का प्रेशर है, गेज प्रेशर है 2000 पास्कल, गेज प्रेशर हो जाता है 2000 प्लस ATM PATM, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। तो
तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 2000 इज इक्वल टू रो जी एच। इसे सॉल्व करते हैं। 2000 इज इक्वल टू रो जी एच। 2000 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्लड हो जाती है 1.06 इंटू 10⁻³ वाटर से ज़्यादा डेंस है हमारा ब्लड, इंटू 9.8 इंटू एच हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारी वैल्यू आ जाती है 2 डिवाइडेड बाई 1.06 इंटू 9.8 इज इक्वल टू एच। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाता है 0.1925 मीटर। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर पता नहीं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक से इन्होंने बताया नहीं, देख करके लग रहा है सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं राउंड ऑफ और हमारा आंसर आ जाता है 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। अगर ये 27 सेंटीमीटर ऊपर हमारी बॉटल होगी तो दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा। उस केस में हमारा ये ब्लड अंदर फ्लो नहीं होगा। अगर हमें ब्लड अंदर फ्लो कराना है तो हमें इसे थोड़ा ज़्यादा ऊपर रखना होगा। जनरली ऐसा देखा गया है कि लगभग 1 मीटर आई थिंक ऊपर रखते हैं ये बॉटल, और ये हाइट एक्चुअली 1 मीटर होती है, क्योंकि जिस वक्त ब्लड फ्लो होना शुरू होगा तो ये थिन ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। साथ में यहाँ पे बीच में कुछ रेगुलेटर भी होता है, देखो यहाँ पे एक रेगुलेटर है, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना पानी यहाँ पर से टपकना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, कितना पानी नहीं कितनी दवाई जानी चाहिए, और उसकी कैलकुलेशन भी होती है। यहाँ पे दिखता है ड्रॉप गिर रही है, तो जनरली ड्रॉप का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, तो उससे पता चल जाता है किस रेट से हमारे अंदर फ्लूइड जा रहा है। हम उस गिरती हुई बूंदों को देख करके ही फ्लो रेट मेजर कर लेते हैं। In deriving Bernoulli's equation, we equated the work done on the fluid in the tube to its change in the potential energy and kinetic energy. What is the largest average velocity of blood flow in an artery of diameter itna if the flow must remain laminar? Do the dissipative force become more important as the fluid velocity increases? Discuss qualitatively. तो चीज़ें ये जो डिस्कस करनी है उसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले पता लगाते हैं कि हमारी लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज वेलोसिटी कितनी हो सकती है अगर हमारा फ्लो लैमिनर होना ही चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए लिमिट क्या लगानी है। देखो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है ये, इससे हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। हमारे पास ईटा है, हमारे पास रो है, हमारे पास डी की वैल्यू है, हमें वी पता करना है। रेनॉल्ड्स नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि हमारा फ्लो 100% हमें कंफर्म रहे कि हमारा फ्लो लैमिनर है, वो वैल्यू है 1000। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम या बराबर है तो हमारा फ्लो लैमिनर होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा है तो हमारा फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। तो अब लिमिट हम इसे इक्वेट करेंगे, मेरे हिसाब से तो 1000 से इक्वेट करना चाहिए था, पर क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी में 2000 से इक्वेट कर दिया है। हम 1000 से इक्वेट करते हैं। आर ई इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्लड, वो हो जाती है 1.06 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी हमें पता करनी है। डायमीटर कितना है हमारे पास, डायमीटर है 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ईटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.7 इंटू 10⁻⁵। यहाँ पर ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया और हमारी वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू 1.273 मीटर पर सेकेंड। ये वो वैल्यू आ गई जिससे हमें पता चल जाता है 100% हमारा फ्लो लैमिनर रहने वाला है। अब देखते हैं पार्ट 2। डू द डिसिपेटिव फोर्सेस बिकम मोर इंपॉर्टेंट एज द फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीजेस? डिस्कस क्वालिटेटिवली। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि इस रेनॉल्ड्स नंबर को ही मैं अगर रीअरेंज करके लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूं, और यहां पर आप देखो ये जो चीज है ये हो जाता है हमारा इनर्शियल फोर्सेज, पानी के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के कारण जो फोर्सेज लगते हैं, और ये हो जाता है हमारा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स ये कैसे है, हमने देखा था कि ईटा की वैल्यू क्या हो जाती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन रेट क्या होती है, वेलोसिटी बाय एल। तो इसी को आप रीअरेंज करोगे तो हमारे एफ की वैल्यू आ जाती है एफ इज इक्वल टू ईटा वी ए डिवाइडेड बाय एल। एल इस केस में डी है, यहाँ पे जो भी डायमीटर है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखो वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हमारा विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा क्योंकि उसमें वी का कॉम्पोनेंट है, लेकिन इनर्शियल फोर्स काफी ज्यादा बढ़ते हैं। जैसे ही हमारी वी बढ़ती जाती है इनर्शियल फोर्स में वी का स्क्वायर है, तो विस्कस फोर्सेस तो बढ़ते ही हैं, इनर्शियल फोर्स उससे कहीं ज्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए तो मोमेंटम वाले इफेक्ट्स ज्यादा दिखने लगते हैं और रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ते बढ़ते हमारा फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है।
What is the largest average velocity of blood flow in an artery of radius 2 into 10 raised to power -3 meter if the flow must remain laminar? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन की थी. इस बार रेडियस हमारा 2 मिलीमीटर है, पिछली बार हमारा रेडियस 1 मिलीमीटर था, डायमीटर 2 मिलीमीटर था. ठीक है, तो कैलकुलेशंस कर लेते हैं. हमारा अगेन रेनॉल्ड्स नंबर 1000 या उससे कम होना चाहिए, तो मैं रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इक्वेट कर दूंगा. RE इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्लड 1.06 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू वेलोसिटी हमें पता करनी है, इंटू डी हमारा डायमीटर इस बार हो जाएगा वो 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 mm. अच्छा, इस बार तो मीटर हो गया, इसे कन्वर्ट कर दिया है. डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी है 2.084 इंटू 10 रेज टू पावर -3. ये और ये और ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं. हमारे पास सीधे सीधे वेलोसिटी आ जाती है. v इज इक्वल टू 0.4915 मीटर पर सेकेंड. इससे हमें करना पड़ेगा राउंड ऑफ. हमारे पास यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर पता नहीं शायद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. ओके, तो कहाँ राउंड ऑफ करें? मेरे को देख करके लग रहा है मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 0.49 मीटर पर सेकेंड पर. क्वेश्चन ही ऐसा है कि मैं सही से राउंड ऑफ ही नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं है कितने नंबर तक इसे राउंड ऑफ किया जाए. अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर की लिमिट लेते 2000 तो उस केस में हमारा आंसर आ जाता है. उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 0.98 मीटर पर सेकेंड. सीधे सीधे डबल हो जाती है. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग फ्लो रेट टेक विस्कोसिटी ऑफ ब्लड टू बी इतना. अच्छा, फ्लो रेट कैसे पता चलेगी? हमारे पास एक एरिया होता है, देखो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है. एरिया इंटू वेलोसिटी हमें मिल जाएगी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. तो वही कर देते हैं. अब इस वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. Q इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स एरिया. वेलोसिटी है 0.49 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 का स्क्वायर, और इससे हमारा आंसर आ जाता है 6.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड. या फिर हम लिख सकते हैं 6.15 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ले लेते थे, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000, तो उस केस में हमारा आंसर जस्ट इसका डबल आ जाता, क्योंकि वेलोसिटी डबल होती. उस केस में हमारी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की वैल्यू आ जाती है 12.3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा आंसर है. A plane is in level flight at constant speed and each of its two wings has an area of 25 square meter. हमारे पास एरिया आ गया है प्लेन के विंग्स का. If the speed of the air is at 180 km per hour over the lower wing and 234 km per hour over the upper wing, determine the plane's mass. ठीक है, तो हम पहले क्या पता करेंगे? बर्नौली के हिसाब से हम लिफ्ट पता कर लेंगे, और हमें पता है कि वो लेवल में चल रहा है, तो हमारे पास लिफ्ट इज इक्वल टू mg आ जाएगा. वहां से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन ये है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखो कुछ हाइट का चेंज होता नहीं है, तो हम रो जी एच को इग्नोर कर देते हैं और हमें पता चलता है प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पर वेलोसिटी है बढ़ गई कुछ, तो प्रेशर कम हुआ होगा. सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ प्रेशर कम हुआ होगा. यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा कम हो गया होगा, तो इस जगह पे इफेक्टिवली ज्यादा प्रेशर होता है और उसकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लग जाता है. हमें वही डेल्टा पी कैलकुलेट करना है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर की जगह हमें पहले मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी लानी पड़ेगी. तो 234 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 36 ये आ जाता है हमारे पास मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी, और आप वो कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 65 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड. अगर ये है हमारा पॉइंट 1 और मान लो ये है हमारा पॉइंट 2, तो P1 और P2 के लिए मैं लिख सकता हूँ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर. यहाँ से देखो हमें पता करना है P2 माइनस P1, क्योंकि नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, इस पॉइंट 2 पर प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा. P2 माइनस P1 की वैल्यू हो जाती है हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2. रो की वैल्यू है इस बार एग्जैक्टली 1. V1 स्क्वायर कितना है? 65 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर. तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा P, इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा P इज इक्वल टू 862.5 पास्कल. हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आ गया. हमारे पास एरिया कितना है? हमारे पास एरिया की वैल्यू है 25 स्क्वायर मीटर. अब हमारे पास
एक विंग का एरिया है 25 स्क्वायर मीटर, हमारे पास टोटल एरिया हो जाएगा 2 इंटू 25 स्क्वायर मीटर यानी कि 50 मीटर स्क्वायर। लिफ्ट की वैल्यू आ जाती है, लिफ्ट इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 862.5 इज इक्वल टू 43,125 न्यूटन। यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे तो वन ही सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर में हम घुसते नहीं हैं, हम इसको अपने हिसाब से राउंड ऑफ कर देते हैं, लगभग होगा 43,000 न्यूटन। अच्छा, इसकी वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। यहाँ से हमारे पास मास की वैल्यू आ जाती है, मास इज इक्वल टू 43,125 डिवाइडेड बाई 9.8 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4400 kg, या फिर हम बोल सकते हैं 4.4 मेगाग्राम, या फिर लिख सकता हूँ 4.4 इंटू 10⁻³ kg, जो भी आपको लिखना आंसर लिख सकते हो। In Millikan's oil drop experiment, what is the terminal speed of an uncharged drop of radius itna and density itna? Take the viscosity of air at the temperature of experiment to be 1.8 into 10⁻⁵ Pascal second. How much is the viscous force on the drop at that speed? Neglect buoyancy of the drop due to the air. ओके, इसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला है स्टोक्स लॉ का, वो है फोर्स इज इक्वल टू 6πr ईटा हुई। अब फोर्स यहाँ पर ऊपर की तरफ लग रहा है, ड्रैग जिसे हम बोलते हैं, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है v। ठीक है, तो इसे इक्वेट कर देते हैं। हम लिख देंगे फोर्स इज इक्वल टू mg, f की वैल्यू है 6π ईटा r, v इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पर रो ऑफ जो भी वो ऑयल है इंटू वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है सॉरी, इंटू ग्रेविटी जी। यहाँ देखो पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाता है, एक आर से ये आर कट के स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास कुछ आंसर आ जाते हैं। v की वैल्यू आ जाती है 2/9 आर स्क्वायर रो जी डिवाइडेड बाई ईटा। यहाँ पे आप सभी वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा 2/9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर इंटू 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10⁻⁵। कैलकुलेशंस थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इससे जो आंसर आता है वो आ जाता है 5.8 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हो 5.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। काफ़ी कम स्पीड आई है ये, तो हम अगर पेन को गिरा देते हैं तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है और एक्सेलरेट बहुत देर तक होता है। ये बहुत ही छोटी सी ड्रॉप है, देखो इसका रेडियस कितना सा है, 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर, बहुत ही पतली बारीक सी बूंद है, इसलिए वो बहुत धीरे आराम से गिर रही है। उसकी टर्मिनल स्पीड बहुत ही कम आई है, मतलब 1 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ ही आएगी, इस स्पीड से वो नीचे गिर रही है। सेकेंड पार्ट में हमें पता करना है कि इस ड्रॉप के ऊपर विस्कस फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा, क्योंकि ये टर्मिनल स्पीड पर है, इसके ऊपर नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, उतना ही विस्कस फोर्स होगा। तो आप चाहो तो विस्कस फोर्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, या फिर आप mg कैलकुलेट कर लो। mg के लिए हमारे पास मास नहीं है, पहले हम वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अच्छा इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे विस्कस फोर्स की वैल्यू आ जाती है F विस्कस इज इक्वल टू 6 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू हो गई, रेडियस की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू ईटा की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू v, वेलोसिटी जो टर्मिनल स्पीड हमने अभी पता करी है वो है 5.8 इंटू 10⁻²। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाता है लगभग 3.9 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, और ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना कम फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ mg भी उतना ही लग रहा होगा, उसका मास बहुत ही ज़्यादा कम है। देख रहे हो 3.9 इंटू 10⁻11 kg इसका मास आने वाला है। Mercury has an angle of contact equal to 140 degree with soda lime glass. A narrow tube of radius 1 mm made of this glass is dipped in a trough containing mercury. By what amount does the mercury dip down in the tube relative to the liquid surface outside? Surface tension of mercury at the temperature of the experiment is 4.465 Newton per meter. Density of mercury is 13.6 into 10⁻³ kilogram per meter cube. ओके, तो जब भी हमारे पास ऑब्ट्यूज सरफेस एंगल होता है, देखो यहाँ पर ये 140 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा है, यानी कि हमारे पास ऊपर की तरफ आने की जगह फ्लूइड नीचे जाएगा। कैपिलरी एक्शन में फ्लूइड नीचे जाएगा, हमारा मेनिस्कस वाटर सरफेस से नीचे जाएगा।
कितना नीचे जाएगा उसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास सीधा सीधा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। हमारे पास cos थीटा आ रहा है cos 140 डिग्री। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, 150 डिग्री होता या फिर 120 डिग्री होता तो हम इसे पता कर सकते थे। ये 140 डिग्री तो हमें cos थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख करके ही पता करना पड़ेगा, या फिर देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हमें साइन थीटा cos थीटा के ग्राफ पता होना चाहिए। ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में काफ़ी डिटेल में कवर किया है, प्लीज़ वो वीडियो देख लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरीके से एक्सिस होता है, हमारे साइन थीटा का ग्राफ इस तरीके से जाता है, ये है हमारा साइन थीटा। यहाँ पर वैल्यू क्या थी 90 डिग्री, यहाँ पर वैल्यू थी 180 डिग्री। हमारा कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ 1 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से इधर आता है। हमारा 140 डिग्री इधर कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल टू 90 प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया है 50 डिग्री के आसपास। हमें 50 डिग्री के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हमें अगर 53 डिग्री का एंगल होता तो हमें पता होता है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं। यहां से देखो अगर मैं साइन 53 पे देखता तो देखो ग्राफ इस तरीके से ऊपर उठना शुरू हुआ है और कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलती। अब कॉस थीटा में ग्राफ वही है लेकिन नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखो 0 से इधर नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ, यहाँ पर 0 से ऊपर उठना शुरू हुआ। यहाँ पर cos 150 की वैल्यू देखो, यहाँ पर हमें कुछ नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। देखो ये यहाँ पर नेगेटिव में कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी होगी, देखो इस 0 से हम इस तरफ अगर 50 आते हैं तो कुछ नीचे वैल्यू मिलती है। ये cos थीटा का ग्राफ साइन थीटा ग्राफ एग्जैक्टली सेम होते हैं, थोड़ा सा बस आगे पीछे खिसके हुए होते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा में हम 0 से इस तरफ आते हैं तो कुछ वैल्यू ऊपर मिलती है हमें। यहाँ पर अगर मैं साइन 50 की वैल्यू पता कर लूँ, देखो साइन 50 पे जो भी वैल्यू है उसी को अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो वही वैल्यू तो यहाँ पर मिल रही है। तो हम लिख सकते हैं cos 140 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 50 डिग्री। ये हमने बिना कोई फॉर्मूला रटे हुए सिर्फ ग्राफ्स की समझ से फॉर्मूला डिराइव कर लिया, नहीं तो आप इसका फॉर्मूला भी रख सकते हो कि साइन थीटा और cos 90 थीटा बीटा क्या होता है। अच्छा, ये 53 डिग्री वाला हमारा एंगल कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है 53 डिग्री। हमारे पास ये होती है 5, ये होता है 4, ये होता है 3। तो साइन 53 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 4 डिवाइडेड बाई 5 यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.8। तो हमारे cos 140 डिग्री की वैल्यू आ जानी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली माइनस 0.8 के आसपास, उससे थोड़ा कम ही होगी, माइनस 0.7978 ऐसी कोई वैल्यू आने वाली है। अगर हम टेबल में देखें तो हमारे पास cos 140 की वैल्यू आ जाती है माइनस 0.766। इस वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं, cos 140 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 0.766। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज रखते जाओ। 2 इंटू एस की वैल्यू है 0.465 इंटू माइनस 0.766 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू रो की वैल्यू 13600 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 इंटू एच जो हमें पता करना है। यहाँ से देखो h की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है क्योंकि ये सब नेगेटिव है, तो h की वैल्यू आ जाती है h इज इक्वल टू माइनस 0.534 सेंटीमीटर या फिर माइनस 5.3 मिलीमीटर। माइनस का मतलब फ्लूइड ऊपर जाने की बजाय इस बार नीचे आया है। ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। अब मान लो हमें फॉर्मूला नहीं पता, उस केस में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बनाओ एक नीट एंड क्लीन डायग्राम। हमारे पास इस तरीके से फ्लूइड होगा, थोड़ा नीचे आया हुआ है, जो भी हमारा मीन लेवल होना चाहिए था उससे। हमारे पास इस ट्यूब का रेडियस है 1 मिलीमीटर। हमारा 140 डिग्री कौन सा वाला एंगल है, हमारा 140 डिग्री ये वाला एंगल है। यहाँ से इस तरीके से 140 डिग्री का एंगल। तो अगर मैं यहाँ से ये वाला एंगल पता करना चाहूँ, इस एंगल की वैल्यू मैं पता कर सकता हूँ। ये वाला एंगल आ जाता है हमारे पास 50 डिग्री। 90 माइनस कर देंगे ना, ये वाला 90 माइनस कर देंगे। अब इस मेनिस्कस को पूरा फुल सर्किल बना दो इस तरीके से, तो वो हमारा देखो ये आ गया सर्किल। अच्छा, मेरा ठीक से सर्किल बना नहीं। अब ये सर्किल बन गया तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस सर्किल का रेडियस होगा r, और हमारे पास एक ये है हमारी ट्यूब का रेडियस जिसे हम बोलते हैं a। हमें इस r और a में ही रिलेशन पता करना होता है बस, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री का काम आ गया। यहाँ पर हमारे पास अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री था और ये टोटल 90 डिग्री है, तो हमारे पास ये वाला एंगल बच जाता है सिर्फ
40 डिग्री, ये एंगल है और ये एंगल, सिमेट्री से ये दोनों एंगल आ जाते हैं 40 डिग्री। यहाँ पर हम लिख सकते हैं r cos 40 डिग्री इज इक्वल टू a। अब हमारे पास ये एक कर्व्ड सरफेस आ गई है और किसी भी कर्व सरफेस के अक्रॉस हमारे पास एक प्रेशर डिफरेंस होता है। प्रेशर डिफरेंस कितना होता है? डेल्टा P इज इक्वल टू 2s बाय r, और यही 2s बाय r हमारी इस हाइट डिप का रीजन बनता है। तो हमें कर देना है इक्वेट 2s बाय r इज इक्वल टू रो जी एच। हमें h पता करना है, h इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी आर। 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू है 0.465 डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू है 13600, जी की वैल्यू है 9.8, आर की वैल्यू कितनी है? आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई कॉस 40 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ और कॉस 40 डिग्री अब ऊपर चला जाएगा। कॉस 40 डिग्री की वैल्यू भी आती है 0.766। इस बार सारी वैल्यूज पॉजिटिव में है। इस बार हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, हमने कोई नेगेटिव वाला काम ही नहीं किया, हम सब चीजें पॉजिटिव में ही कर रहे हैं। तो इससे भी हमारा आंसर आ जाता है h इज इक्वल टू, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन होगी, 5.3 मिलीमीटर। यहाँ पर हमारी हाइट ये वाली हाइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 2 नैरो बोर्स ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर एंड 6 मिलीमीटर आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ U tube open at both ends. If the U tube contains water, what is the difference in its level in 2 limbs of the tube? Surface tension of water is इतना, take the angle of contact to be 0 and density of water is this. ओके, अगर हमारा सर्फेस टेंशन का ये सवाल नहीं होता तो हमारे पास देखो दोनों ही लिम्स में वाटर लेवल सेम होता है, क्योंकि हमारा फ्लूइड नीचे से कनेक्टेड है, सेम वाटर लेवल होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हमारी ट्यूब बहुत ही पतली है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मेनिस्कस आ जाता है। मेनिस्कस के कारण हमारे पास कुछ चेंज इन प्रेशर आ जाता है और उसके कारण हमारे पास देखो एक तरफ फ्लूइड थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो यही कैलकुलेशन हमें करनी है। देखो यहाँ पर हमारे पास है कुछ PATM से अगर हम इस सरफेस के नीचे आते हैं तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि देखो कर्वेचर ऊपर की तरफ, हमेशा कर्वेचर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, दूसरी तरफ कम होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर कुछ कम होगा, यहाँ पर भी हमारा प्रेशर कुछ कम होगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा प्रेशर कम हो जाएगा। इसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा ऊपर आ जाएगी। तो हमें वही रो जी एच पता करना है। ओके, अगर ये है ट्यूब नंबर 1, ये है ट्यूब नंबर 2, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा P1 माइनस डेल्टा P2 इज इक्वल टू रो जी एच। वैसे इसमें आप गलती कर भी नहीं सकते। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जगह डेल्टा P1 को डेल्टा P2 लिख दिया तो h की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखकर समझ जाएंगे कि h की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ज़रूर हमने एक वही गलती करी है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेल्टा P1, यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल सरफेस है, तो हर एक सरफेस का क्रॉस प्रेशर डिफरेंस होता है 2s बाई r। दोनों केस में रेडियस की वैल्यू अलग है, लेकिन 2s तो दोनों केस में सेम है, तो हम उसे एक्चुअली कॉमन भी निकाल सकते हैं। हम लिख देंगे यहाँ पे 2s बाई r1 माइनस 2s अपॉन r2 इज इक्वल टू रो जी एच। 2s की वैल्यू हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचता है 1 अपॉन r1। r1 कौन सा है? पतली वाली ट्यूब का रेडियस, तभी तो ये वाली वैल्यू बड़ी आ जाएगी। ओके, तो पतली ट्यूब का रेडियस है 1.5 मिलीमीटर, तो इसे मैं लिख दूंगा 1.5 मिलीमीटर का 10⁻³ भी कॉमन निकाल दिया, 10⁻³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई दूसरी ट्यूब का रेडियस वो है 3 और इज इक्वल टू रो की वैल्यू है 10⁻3, जी की वैल्यू है 9.8 और h हमें कैलकुलेट करनी है। इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाता है हाइट h इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीमीटर और यही हमारा आंसर है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लिख दिया है कैलकुलेटर कंप्यूटर बेस्ड प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं क्यों लग नहीं रही है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि इट इज नोन दैट द डेंसिटी रो ऑफ एयर डिक्रीजेस विद हाइट y। देखो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं हमारी एयर की डेंसिटी कम होती जाती है और उस डेंसिटी को हम इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। किसी भी हाइट किसी भी y पे, y की वैल्यू मान लो 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर वैल्यू डाल देना और आपको डेंसिटी मिल जाएगी उस जगह पे क्या डेंसिटी आ रही थी। हमें ये लॉ डेराइव करना है, हमें ये अज्यूम करना है कि टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आइसोथर्मल कंडीशन है। ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ऑल्सो अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर दें। देखो, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक आइडियल गैस लॉ, वो होती है PV इज इक्वल टू NRT।
यहाँ पर P होता है किसी भी गैस का प्रेशर, V होता है हमारा वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। हमें बताया गया है कि T कांस्टेंट रखना है, R की वैल्यू तो पहले से ही कांस्टेंट थी, तो हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। देखो, प्रेशर इज इक्वल टू N इंटू सम कांस्टेंट RT डिवाइडेड बाय V। यहां पर जो N है, N क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स, कितनी हमारे पास गैस है। अच्छा, हम इस एटमॉस्फेयर में मान लेते हैं कि हमारी डेंसिटी, मतलब जो भी कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सबके रेशियो कांस्टेंट रहने वाले। उसकी वजह से हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं कि इसका कुछ मास से हम इसका डायरेक्टली लिंक करा दें। जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको एवरेज मॉलिक्यूलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको यहाँ पे मास की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ सम कांस्टेंट इनटू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू आ जाती है सम अदर कांस्टेंट इनटू डेंसिटी, कुछ कांस्टेंट इनटू डेंसिटी। प्रेशर डेंसिटी का कुछ फंक्शन आ गया यहाँ पर हमारे पास। ओके, अब यहां से हम ऊपर आते हैं y हाइट तक और यहां पर हम एक dy थिकनेस का एलिमेंट लेते हैं इस तरीके से। इस dy थिकनेस के एलिमेंट के अक्रॉस हमारे पास कुछ छोटा सा प्रेशर में चेंज आ जाएगा। उस प्रेशर को हम बोल देते हैं dp। dp की वैल्यू कितनी होगी? dp की वैल्यू होगी माइनस रो जी एच। h की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे थोड़ा सा ही ऊपर आया तो वो हो जाएगा dy। तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन आप बोलोगे ये माइनस क्यों आया? क्योंकि जैसे जैसे हम y की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। dy अगर पॉजिटिव है तो dp नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस करना पड़ा है। यहाँ से डेंसिटी की वैल्यू इस जगह पे रख दो तो हमारे पास आ जाएगा dp इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स सम कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट है, सी डबल डैश बोल दो इसका नाम, को C2 बोल दो, इनटू प्रेशर p इंटू dy। यहाँ से इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? dp डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू माइनस C2 dy। ये कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, उस पर मत जाओ उसकी वैल्यू पे। हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि किस तरीके से चीज़ें वेरी कर रहे हैं। इसको अब दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट कर देना है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, dp बाई p इसका इंटीग्रल आ जाएगा log ln, नेचुरल लॉग आएगा ln p इज इक्वल टू माइनस C2y। कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, दोनों तरफ हम इसका एक्सपोनेंट ले लेंगे, e की पावर चढ़ा दो दोनों तरफ, तो यहाँ e की पावर ln p, यहाँ पर e की पावर माइनस समथिंग, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी p इज इक्वल टू e की पावर माइनस C2y। यहाँ पर देखो e की पावर ln p, तो ये डायरेक्टली हमें p मिल जाता है यहाँ पे। ये कैसे होता है? बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग फंक्शंस कैसे काम करते हैं, प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लो, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। ओके, हमने यहाँ पर देखा था कि प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर हम वापस से इसको डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। हम लिख देंगे डेंसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, हमारा जो भी कांस्टेंट था उस कांस्टेंट की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, तो मतलब C3 लिख देता हूँ मैं उसको, C3 e की पावर माइनस y, और यहाँ पे C2 की जगह मैं y0 लिख देता हूँ, कुछ और मैंने कांस्टेंट लगा दिया। तो हमारे पास एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आ गया। देखो, रो इज इक्वल टू C3 की वैल्यू मान लो रो नॉट है, इंटू e की पावर माइनस y अपॉन y0, और ये हमने फंक्शन डेराइव कर दिया। इस तरीके से हमारी डेंसिटी कम होती जाएगी। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। A large helium balloon of volume 1425 meter cube is used to lift a payload of 400 kg. Assume that the balloon maintains constant radius as it rises. How high does it rise? पहली बात तो जब बलून ऊपर जाएगा तो ऊपर प्रेशर कम होता है, बलून के अंदर तो उतना ही मटेरियल है, एयर है, तो बलून बड़ा होता जाएगा। लेकिन इनने बोल दिया है कि अज्यूम कर लो बलून का रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब भी बलून ऊपर जाता है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके ऊपर बॉयंसी कितनी लग रही होगी? रो, यहाँ पर रो है हमारे जो ऊपर बाहर की तरफ फ्लूइड है, एयर, माइनस रो ऑफ हीलियम, इसका जो भी डेंसिटी है, टाइम्स v इंटू जी। ये हो गया बॉयंट फोर्स। उसमें हमने नीचे की तरफ पेलोड लगा दिया है mg। अब हमने माना है कि ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसके ऊपर फोर्सेस जीरो नहीं हो जाते। तो किसी एक हाइट पर जाकर इसके लिए ये वाला फोर्स इज इक्वल टू ये वाला फोर्स हो जाएगा। तो उन्हीं दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। रो माइनस रो हीलियम Vg इज इक्वल टू mg। यहाँ पर देखो g से g कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई v प्लस रो ऑफ h। जैसे जैसे ये बलून ऊपर जाता जाएगा हमारी हवा की डेंसिटी कम होती जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से। और वो कितनी कम होनी चाहिए
कि ये बलून ऊपर जाने से रुक जाए, इतनी कम हो जानी चाहिए। तो ये वैल्यू एक्चुअली है कितनी, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इज इक्वल टू मास की वैल्यू है 400 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1425 मीटर क्यूब प्लस रो ऑफ एच यानी कि 0.18। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू आ जाती है 0.28 प्लस 0.18 यानी कि हमारी डेंसिटी की वैल्यू हो जानी चाहिए 0.46 kg पर मीटर क्यूब। ग्राउंड पर हमारी एयर की डेंसिटी कितनी होती है, लगभग 1.3 kg पर मीटर क्यूब। ऊपर जाते जाते 0.46 kg पर मीटर क्यूब तक डेंसिटी कम हो चुकी है। ठीक है, इसको हम इसी फॉर्मूले से इक्वेट कर देंगे। हमारे पास आ जाता है 0.46 इज इक्वल टू रो नॉट की वैल्यू कितनी है 1.25 kg पर मीटर क्यूब इंटू ई की पावर माइनस वाई हमें पता करना है। वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 8000। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। 0.368 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई अपॉन 8000। यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लो। इसका लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग। अगर आप लॉग टेबल से पता करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है -0.9997 या फिर ऑलमोस्ट -1 के बराबर आ रही है, इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई 8000। यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ जाती है 7997 मीटर या फिर लगभग 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर हाइट तक हमारा बलून जाने वाला है। इसी के साथ हमने फ्लूइड्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो लाइक नहीं होता है तो ऊपर नहीं आता, यूट्यूब की गहराइयों में कहीं दब जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे एड्स आ रहे हैं वीडियो में तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करो। इससे आपको एड्स भी नहीं देखने को मिलेंगे, साथ में आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट कर पाओगे और मैं और भी बेहतर कॉन्टेंट बना पाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो। लगता है पैंट टूट गया। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमते हैं गगन, क्यों जलता है मन, ना तुम जानो ना प्लीज ज्वाइन कर लो चैनल पे। वहां पे साथ में ऐसे ही कुछ मस्ती करेंगे, मे बी हम लोग साथ में गिटार भी सीखें।